टाइगरों को मारने का निश्चय करते हैं, तो वो ये वन बाय वन सबको मारते चले जाते हैं। वो कहते हैं मैं भी देखता हूँ कि एस्ट्रोलॉजर की बात सच होती है या नहीं। तो उसमें फिर वो धीरे धीरे मारते, तो उनकी जो जो उनकी सिटी थी, वो स्टेट थी, वो उसमें टाइगर एकदम ही नहीं रहते, मतलब एक भी नहीं रहते हैं। फिर वो बाहर से मंगाते हैं, तो एक बूढ़ा टाइगर को लेके आते हैं, उनके जो रहती हैं राजा थे वो, तो उनके नीचे के जो क्या बोलते हैं उनको, तो दीवान। वो लोग रहते हैं, तो दीवान अपन कह हाँ सकते हैं ये मंत्री। लोग ही रहते हैं। हम्म। हाँ हाँ, तो ये लोग रहते हैं, तो ये उसको लेके आती है टाइगर को। तो वो बूढ़ा टाइगर होता है, वो सर्कस में काम करता था, लेकिन तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उसको मारने के लिए जो शूट के लिए गन चलाई, तो उसकी आवाज से वो डर गया टाइगर। तो टाइगर नीचे को झुक जाता, तो उन्हें लगता है कि टाइगर मर गया। तो उन्होंने कही लो मैंने बात झूठी कह दी, झूठी साबित कर दी। तो उनके बच्चे का जब बर्थडे आता है, तो वो गिफ्ट करते हैं, तो एक रॉ मटेरियल का बना हुआ एक टाइगर लेके आते हैं वो। तो उसमें से कुछ खराब प्रोडक्ट, मतलब जो उसको बोलते हैं ना रफली बना हुआ, कुछ भी हम्म। ढंग से नहीं बना होता है, हम्म। तो उनसे वो चुप जाती है, तो उनकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है। हम्म। इन्फेक्शन की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो मतलब एस्ट्रोलॉजर की बात सच हो जाती है फिर, कि 100 टाइगर किल होने के बाद आपकी डेथ हो जाएगी, तो वो हुआ था। ठीक है, वेरी ये थी गुड। पूरी कहानी। बहुत अच्छा बताया आपने, ऐसा ही हुआ था। और कौन है और जो इस चैप्टर को एक्सप्लेन करना चाहेगा? देवेश और आयुष ने हैंड रेस किए हैं। देवेश, हाँ सॉरी, यस आयुष सर। आप बताइए। सर ये जो थर्ड लेवल स्टोरी है, हम्म। ये एक थर्ड लेवल नहीं, अभी हम द कल की टाइगर नाम किंग के पर हैं। राइटर है। अभी हम द टाइगर किंग पर हैं। थर्ड लेवल भी करेंगे, डोंट वरी। अभी हम द टाइगर किंग पर हैं। समय बता, समय बता। ओके। देन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर द टाइगर किंग को। हाँ हाँ, बिल्कुल कीजिए। तो सर इसमें क्या होता है कि ये जो राजा रहते हैं। हम्म। चला दे भाई, टी टी। माइक ऑफ कर आई दीजिए। आई प्रेफर टी। माइक ऑफ आई करिए। प्रेफर आई प्रेफर टी। अरे हाँ, अच्छी बात है। बेसमझी। अच्छा क्या कर रही हो? अच्छी बात है सर भाई सब साहब, टी प्रेफर करते हैं आप। हाँ आयुष, अभी 2 मिनट में आपको माइक ऑन करने की परमिशन देता हूँ। हम्म। अब बोलिए। सर ये जो टाइगर किंग स्टोरी है, इसमें एक महाराजा, मतलब वो बॉर्न होते हैं। जो जिस बॉर्न होते हैं, तो उनके माता पिता जो रहते हैं वो एस्ट्रोलॉगर्स को बुलाते हैं, जो ज्योतिषी होते हैं, जो भविष्य बताते हैं। हम्म। उनको बुलाते हैं, तो उनके बारे में हाथ का जो रेखा देख के बताते हैं। तो जो एस्ट्रोलॉगर रहते हैं वो बताते हैं उनके माता पिता को कि ये बच्चा इसकी इस बच्चे की मौत टाइगर से होगी। ओके। और इसका उपाय बताते हैं कि अगर ये बच्चा 100 टाइगर को किल करेगा, 100 ओके। टाइगर को अगर मार देगा, तो ये अमर जैसे हो जाएगा। ये इसको ये मतलब ये टाइगर से नहीं मरेगा। अच्छा। तो ये 10 दिन का बच्चा जो होता है वो बोल पड़ता है कि मैं 100 टाइगर को मार डालूंगा। टाइगर इसका मतलब ये एक बुल तरह था, बुल की भांति था। हम्म। क्योंकि बुल और टाइगर जो होते हैं एक दूसरे के बहुत बड़े एनिमी होते हैं। हम्म। ठीक है, आगे बताइए। तो इसको बुल से, हाँ सर, फिर जब बड़ा होता है, तो ये अपने जितने भी इसके राज्य में रहते हैं, ये महाराजा रहता है प्रतिबंधपुरम का। तो इसके राज्य में जितने भी टाइगर रहते हैं, तो ये किल कर देता है, लगभग 60 किल कर लेता है अपने अपने राज्य के। हम्म। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि इसके राज्य के जितने भी टाइगर थे वो खत्म हो जाते हैं, नहीं मिलते हैं। हम्म। तो ये इनाम भी रखवाता है उनके लिए कि जो हमको टाइगर सर्च करके देगा, तो हम उसको इनाम देंगे। हम्म। बट राज्य में टाइगर बचे ही नहीं थे। तो फिर इसके पास एक माइंड आया, एक दिमाग आया कि मैं शादी कर लेता हूँ ऐसे किसी लड़की से जिसके मतलब पिता के उसमें राज्य राज्य में में। काफी ज्यादा टाइगर हैं। हाँ। तो ये शादी कर लेता है। उसके बाद जो वहां पे जाके अपनी जितनी भी टाइगर की जितने बचे रहते हैं उसको मारता है, जिसमें से 99 को तो ये किल कर देता है। बट एक टाइगर बच जाता है। हम्म। मतलब एक टाइगर जैसे ही मिला, वो जो टाइगर था काफी बूढ़ा था और काफी, एक तरह से कह सकते हैं ना कि थोड़ा समझदार टाइप का था। हम्म। तो जैसे ये महाराज लोगों को देखता है, तो टाइगर भागने का ट्राई करता है, तो महाराज अपनी गोली चलाते हैं। बट वो गोली जो होती है वो कान के बगल से छू के निकल जाती है उसको। ओके। तो महाराज मारने के बाद क्या करते हैं कि चले जाते हैं, और जो उनके सैनिक रहते हैं उनको कह देते हैं कि इस टाइगर को मतलब राज्य में लाओ। तो वो जो उनके सैनिक थे वो टाइगर को देखने जाते हैं, तो वो मरा ही नहीं रहता है।
बट अगर जो टाइगर, अगर ये सैनिक जाके महाराज से कहेंगे हम्म। कि महाराज आपने जो टाइगर मारा था वो मरा नहीं है, तो महाराज काफी मतलब एक तरह से आक्रोश में आ जाएंगे कि मेरा मारा हुआ टाइगर मरा ही नहीं। हाँ। तो उनको डर लगता है और वो अपनी गोली से उस टाइगर को मार देते हैं। ओके। फिर क्या होता है कि महाराज की शादी होती है, महाराज का पुत्र होता है, पुत्र में पुत्र का बर्थडे रहता है। हम्म। तो सर उस बर्थडे में महाराज जो होते हैं वुडन टाइगर, मतलब लकड़ी से बना हुआ एक टाइगर को अपने बेटे के बर्थडे में उसको गिफ्ट करते हैं। ओके। तो वो जो छोटा बच्चा था उस टाइगर से खेल रहा था, तो उसके जो महाराज थे प्रतिबंधपुरम के, हम्म। जिसको टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है, वो देखते हैं तो उस बच्चे के साथ खेलने के लिए वो भी चले जाते हैं। तो वो बच्चा उसी टाइगर के साथ खेल रहा था, हम्म। और जो वुडन से बना हुआ टाइगर था उसमें एक कील कील जैसी थी, ओके। रफ टाइप का था। तो वो जैसे ही उसको टच करते हैं तो टच करने से उनकी उंगली में थोड़ा कट जाती है, उंगली कट जाती है। ओके। एक अपन खरोच खरोच जैसा कह सकते हैं। हम्म। तो उस वो खरोच एकदम नॉर्मल जैसी खरोच थी, बट ये खरोच कील का था, तो इससे इन्फेक्शन हो गया। हम्म। तो इसे इन्फेक्शन को ठीक कराते कराते वो एक्सपायर हो गए। ओके। सो बिल्कुल। यही। हाँ हाँ, बिल्कुल आपने सही बताया। दो स्टूडेंट्स ने फिलहाल इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया, इस लेसन को एक्सप्लेन किया, बिल्कुल सही वे में किया है और एकदम करेक्ट स्टोरी है। आई अप्रिशिएट यू। अब देखो यार, टाइगर किंग, आई थिंक अब बाकी के जो बच्चे हैं उनके माइंड में टाइगर किंग की जो समरी है वो फीड हो चुकी होगी। ठीक, तो चलिए हम इसको एक बार देख लेते हैं एक और बार, बहुत ही शॉर्ट वे में। देखो यार क्या था टाइगर किंग, ये जो चैप्टर है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली प्रतिबंधपुरम के जो महाराजे थे उनके यहाँ पर एक बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है। अब देखो यार, महाराजा के बच्चे को अपन क्या बोलेंगे, प्रिंस बोलेंगे, राजकुमार बोलेंगे, ठीक है। जब राजकुमार 9 से 10 दिन के थे तब हुआ ऐसा कि जो ज्योतिषी थे उन्होंने कहा कि राजकुमार की मौत एक टाइगर की वजह से होगी, एक टाइगर की वजह से होगी, बाघ की वजह से होगी। ठीक, तभी जो हमारे प्रिंस हैं, राजकुमार हैं, वो पूछ पड़ते हैं कि पहले तो वो डायरेक्टली, ये जो हमारे एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो डायरेक्टली ये बताते हैं कि एक दिन इनकी मौत होगी। तो यार ये 9 से 10 दिन के थे और ये बोलने लग जाते हैं और पूछते हैं कि महाशय, मौत तो एक दिन सभी की होनी है, जिसका जन्म होता है उसकी मौत भी होती है, लेकिन मौत की वजह क्या होगी। सभी के सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि यार ये 9 से 10 दिन का बच्चा है और इस तरीके से बोल रहा है। तभी वो बताते हैं कि इनकी मौत बाघों से होगी, ठीक है, बाघ से होगी। तभी ये जो हमारे टाइगर किंग यानी कि जो प्रतिबंधपुरम के महाराजा के जो लड़के थे, जो प्रिंस थे, राजकुमार थे, वो कहते हैं लेट टाइगर्स बिवेयर, अब बाघों को सावधान रहने दो। ओके, फिर जब वो 20 साल के आसपास होते हैं तब उन्हें पता लगता है कि उनकी जो मौत है टाइगर की वजह से होने वाली है, उनको राजा बना दिया जाता है, राजगद्दी दे दी जाती है। फिर वो स्टार्ट कर देते हैं टाइगर्स को किल करना। वो जब पहले टाइगर को किल करते हैं, एस्ट्रोलॉजर को बताते हैं कि मैंने एक बाघ को मार दिया है और आप कह रहे थे कि मेरी मौत बाघ की वजह से होगी। तब एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि मौत होगी बाघ की वजह से, लेकिन 6-7 बाघ से नहीं, आपको बचना है 100वें बाघ से, ठीक है। 100वां बाघ आपके लिए खतरा हो सकता है और उसी से आपकी मौत होगी। अब जो हमारे टाइगर किंग थे, इनको तो अपने ऊपर विश्वास था कि मुझे कोई बाघ नहीं मार पाएगा। ये स्टार्ट कर देते हैं बाघों को मारना। लगभग 70 बाघ ये मार चुके होते हैं अपने एरिया के, अपने राज्य के। एक बार क्या होता है, फिर वहीं के जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, एक उच्च ब्रिटिश अधिकारी जो थे, वो इनके एरिया में आते हैं शिकार खेलने के लिए इनके एरिया में आते हैं। और लेकिन जो हमारे महाराजा होते हैं, प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा थे, जिनको हम टाइगर किंग के नाम से यहाँ पे जान रहे हैं, टाइगर किंग मना कर देते कि नहीं, आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो, शिकार नहीं खेल सकते हो। लेकिन फिर भी उनको डर था कि यार ये ब्रिटिश ऑफिसर हैं, अपने साथ कुछ गलत कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लगभग 3 लाख रुपए की कुछ हीरे से बनी हुई चीज़ थी जो ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी के लिए भेज दिया कि हाँ यार भाई साहब, उनकी पत्नी के पास भेज देंगे। उनकी पत्नी ने मना कर देगी कि नहीं, आप टाइगर वाइगर कुछ भी शिकार विकार मत खेलो। तो यहाँ पर उन्होंने दिमाग का गेम खेला और ये चीज़ें उनके पास भेज दी गिफ्ट के तौर पे। अब क्या होता है, जब टाइगर खत्म हो जाते हैं तो ये एक सुंदर कन्या से विवाह कर लेते हैं। ऐसी कन्या से विवाह करते हैं जहाँ पर जिस राज्य में क्या हो, काफ़ी सारे बाघ हो। तो ये जब भी ससुराल जाते थे 6 से 7 बाघ किल करके आते थे, मार के आते थे। ओके, लगभग ये 99 बाघ मार चुके थे। बात आती है 100वें बाघ की। अब इन्हें 100वां बाघ मिल ही नहीं रहा था। फिर ये कहते हैं, इनके जो भी सैनिक थे, मंत्री थे, इनसे कहते हैं, इनके ऊपर क्रोधित होकर कहते हैं कि 100वें बाघ की भी व्यवस्था करो। तो क्या होता है, ये जाते हैं
जुगाड़ करने एक सर्कस के अंदर कि हमें यहाँ पे बाघ मिल सकता है। वहाँ पे एक बूढ़ा बाघ रहता है, बूढ़ा टाइगर रहता है, उसको लेकर आ जाते हैं और जंगल में छोड़ देते हैं। अब यार जंगल में जब छोड़ा जाता है, हमारे प्रतिबंधपुरम के वापस महाराजा जब जंगल में उसे देखते हैं तो उसे किल करने लगते हैं, उसके ऊपर गोली चलाते हैं, लेकिन यार उसको गोली लगती नहीं है, उसको गोली लगती नहीं है। वो बूढ़ा शेर था, बूढ़ा टाइगर था, ठीक है, टाइगर को बाघ कहते हैं। बूढ़ा भागता तो वो गिर जाता है वहीं पर। और जो महाराजा थे वो सोचते हैं कि चलो मैंने 100 शेर भी मार दिया और जो ज्योतिषी थे उनकी बात को मैंने झुठला दिया। ठीक, अब पता चलता है कि जो बाघ है वो अभी भी जिंदा है, उसको गोली लगी नहीं है। लेकिन जैसा कि हमारे अभी दोस्त स्टूडेंट्स ने बताया कि वो मरा नहीं था, बल्कि अभी जिंदा था, और जो उसके मंत्री वगैरह होते थे उन्होंने क्या किया, उसको मार दिया और जश्न की तैयारी के लिए जुलूस वुलूस निकालने के लिए उसकी लाश को लेकर आ गए। अब यार उसका जश्न वश्न मनाया उन्होंने अपने पूरे राज्य में। उसके बाद जब उनके बच्चे का जन्मदिन था, महाराजा के बच्चे का जन्मदिन था, तो उन्होंने एक लकड़ी का बाग उसे तोहफे में दिया। और जब उनका बच्चा खेल रहा था तब वो भी उसके साथ कुछ खेलने लगे। तभी उनके हाथ में यार जो लकड़ी जो रहती है, रफ सी लकड़ी रहती है, हाथ में चुभ जाती है, एकदम छोटा सा तिनका उसका हाथ में चुभ जाता है, जिसे अपन फांस कह सकते हैं। ठीक है, उनके हाथ में फांस चुभ जाती है। अब इस फांस से यार इन्फेक्शन हो जाता है, तगड़ा सा इन्फेक्शन हो जाता है, और धीरे धीरे इस इन्फेक्शन की वजह से इनकी मौत हो जाती है। तो मोरल यहाँ पर यही है कि जो आपके भाग्य में लिखा है वो आपके साथ होगा, है ना। और टाइगर किंग को जो ज्योतिषी ने कहा था कि 100 टाइगर से मौत होगी, वो सच हो जाती है। ठीक, चलो अब अपन इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नहीं, फर्स्ट ही है, सॉरी। ऊपर जो 3 हैं वो अपने दूसरे चैप्टर से हैं। हु इज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन है, व्हाई डज ही गेट दैट नेम, उसको ये नाम कैसे प्राप्त हुआ, क्यों प्राप्त हुआ। अब यार आंसर इसका कि प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा थे उन्हीं को हम टाइगर किंग कह रहे हैं इस लेसन में, ठीक है, वही टाइगर किंग है। दिस इज बिकॉज, ये इसलिए एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, उनके जन्म पर जो एस्ट्रोलॉजर थे, ज्योतिषी थे, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि जो प्रिंस हैं राजकुमार है वो एक दिन मर जाएंगे, है ना। अब ये जो 10 साल के प्रिंस थे एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं कि किस वजह से उनकी डेथ होगी। द वाइज मैन वर बेफल्ड एट दिस मैरेकल, द चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड दैट हिज डेथ वुड बी कम फ्रॉम ए टाइगर, है ना। पहले तो यार वो इस चमत्कार के ऊपर एकदम शोक्ड हो जाते हैं कि यार ऐसा कैसे हो कि 9-10 साल का बच्चा, सॉरी 9-10 साल का नहीं, 10 दिन का बच्चा यहाँ पर बोलने लगा है। फिर वो उसे बताते हैं कि यार आपकी मौत एक टाइगर की वजह से होगी, बाघ की वजह से होगी। ओके, द यंग प्रिंस ग्रोल्ड एंड अटर्ड टेरिफाइंग वर्ड्स, लेट टाइगर्स बीवेयर, ही डिसाइडेड टू किल द टाइगर्स, ही दस गोट द नेम टाइगर किंग। ओके, वो बड़े ही क्रोधित होकर घुर्राते हैं कि जो टाइगर से अवेयर हो जाओ, है ना, ये चीज। फिर इसीलिए भाई साहब उनका जो नाम है टाइगर किंग पड़ गया। पांचवा प्रश्न यहाँ पर, सॉरी अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्हाई डिड द महाराजा बैन टाइगर हंटिंग इन द स्टेट। अब जो महाराजा थे उन्होंने बैन कर दिया कि भाई साहब कोई भी टाइगर हंट नहीं कर पाएगा और बाघों का शिकार कोई नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, इसका रीजन अपने को देना है। अब जो महाराजा थे वो चाहते थे कि यार जो एस्ट्रोलॉजर है उन्होंने जो प्रिडिक्शन दिया है, उन्होंने जो भविष्यवाणी की है उसको मैं गलत साबित करूं। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई साहब मैं 100 टाइगर्स को किल करूंगा, है ना। हिज इंटेंशन वाज टू किल 100 टाइगर्स, उनका इरादा था कि वो 100 बाघों को मार दे। इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट नोबडी एल्स कुड बी एबल टू किल द टाइगर्स, ही पुट ए बैन ऑन द हंटिंग ऑफ टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। ओके, उन्होंने मेक श्योर करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि भाई साहब और कोई भी ना मार पाए बाघों को, इसलिए उन्होंने बैन लगा दिया, क्योंकि यार उन्हीं को मारना था, उनका टारगेट था 100 टाइगर्स को मारने का, तो इसलिए उन्होंने बैन कर दिया कि भाई साहब कोई नहीं मारेगा हमारे राज्य में। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है 100th टाइगर जो था उसने किस तरीके से अपना रिवेंज लिया, किस तरीके से बदला लिया टाइगर किंग से। तो देखो वही आंसर है। अब आपको स्टोरी तो बता ही दी है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, इसकी एक बार रीडिंग मार लेना और लिख कर प्रैक्टिस कर लेना, इतना आपके लिए इनफ होगा, है ना। अब देखो अगला चैप्टर हमारे पास आ चुका है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। प्रेडिक्शन माने क्या होता है? क्या हो गया? प्रेडिक्शन माने क्या होता है? प्रेडिक्शन मतलब आपने सुना होगा, प्रेडिक्शन मतलब किसी चीज को जज करना, पहले से गेस्ट करना कि क्या होने वाला है ना। ठीक, चलिए अगला चैप्टर आ चुका है हमारे पास, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो इसको कौन समराइज करना चाहेगा, एक बार हैंड रेज करें। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, प्रांजल करना चाहेंगे, इनके अलावा, प्रांजल के अलावा देवेश, और बताओ कौन कौन समराइज कर सकते हैं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर को कौन कौन समराइज कर पाएंगे? चलिए ठीक है, प्रांजल आप बताइए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ की क्या स्टोरी है और कौन सा चैप्टर है? सर ये थर्ड थर्ड वर्ड सर एक सर ये स्टार्ट कर दो। हाँ
सर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ में सर ये बताया जाता है कि सर जो दिशा जोनी जो सर चैप्टर की सर जो पोएट है हम्म। वो सर क्या बोलते हैं इस साल की नए साल की शुरुआत में सर वो जिस कॉलेज में पढ़ाती थी उस कॉलेज के बच्चों को लेकर सर वो अंटार्कटिका जाती है सर। कौन लेकर जाती हैं? जी जीसा धोनी सर इस चैप्टर की जो पोएट है ना वो। चैप्टर की पोइट हेलो कौन है? सर तुषानी जोशी। तिशानी जिशानी जोशी। जोशी। वो क्या करती हैं? हम्म। सर वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते तो उधर के बच्चों को जो बच्चों को लेके सर वो अंटार्कटिका जाते सर 100 बच्चों को लेके। अच्छा, हम्म। ठीक है। हम्म। तो देखो, आई थिंक आपने इस चैप्टर को पढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मिसकन्फ्यूजन हो गई होगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप अलग जा रहे हो। डोंट वरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी अपन क्लियर कर लेंगे। ठीक है देवेश, आप बताइए। प्रांजल, बिल्कुल आप भी सही पढ़ रहे होंगे, कहीं पे शायद मिसकन्फ्यूजन, आपको थोड़ी कन्फ्यूजन वगैरह हो गई होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। चलिए, तो देवेश आप बताने की कोशिश करें। आपने हैंड रेस किया था ना देवेश? आर यू हाँ है? सर, वो माइक माइक ऑन नहीं था। हाँ हाँ, बिल्कुल बताइए आप। हाँ सर, तिशानी दोशी क्या है, जो इस चैप्टर में है वो एक पोइट है और एक जर्नलिस्ट है, हम्म। जिनने क्या है डिसाइड किया था कि वो अंटार्कटिका के लिए जाएंगी। हम्म। ठीक है, तो उनने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी अंटार्कटिका के लिए 13.9 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर से, मद्रास से इक्वेटर की तरफ टू। और जो जिसने उनने स्टार्ट की थी हम्म। वो एक रशियन शिप था जिसका नाम था, सर मैं थोड़ा देख के बता रहा हूँ, हाँ, एकेडमिक सोलस्की। अकादेमिक, हाँ अकादमिक शोलेस्की ऐसी कुछ नाम सोकल्सकी। था उसका। हम्म। हाँ, तो इसमें सर उन्होंने अंटार्कटिका के लिए जो उधर तक जाने के लिए एक तो ये शिप था और भी कई रास्ते थे उनके पास जिससे वो अंटार्कटिका जा रही थी। और जिसमें जहां पर वो जा जिस पर्पज से वो जा रही थी उसमें क्या था कि वो जो एक समिट थे स्टूडेंट्स के लिए, जो कि जिसे अपन कहते हैं स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। हम्म। तो ये हेल्ड की जा रही थी हाँ, ध्यान ध्यान रखेंगे आप सभी। जियोफ के द्वारा, ध्यान रखेंगे आप जो सभी। कि एक अभी कनाडियन बताया है। गया है, हाँ 2 मिनट। वो एक प्रोग्राम से एसोसिएटेड थी जिसका नाम था, क्या नाम था? स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। स्टूडेंट्स ऑन आइस। ठीक है, स्टूडेंट्स ऑन आइस इस प्रोग्राम का नाम था। और इस प्रोग्राम को कौन रन करते थे? जियोफ ग्रीन। ठीक है, जेफ ग्रीन। इनकी प्रोनाउंसिएशन रहेगी जेफ ग्रीन। जेफ ग्रीन हाँ, इस जेफ प्रोग्राम ग्रीन। को रन करते थे, और इस प्रोग्राम से एसोसिएट होकर जो हमारी ऑथर है इस चैप्टर की, तिशानी दोषी, हाई स्कूल में इनको अंटार्कटिका जाने का मौका मिला था। ठीक है, आगे बताएंगे देवेश। तो जॉफ ग्रीन जो थे वो एक कनाडियन थे जिनका क्या पर्पस था कि हमको क्या है, जो स्टूडेंट्स को है वो ऐसे ऐसे ट्रिप्स पर लेके जाने का है जहाँ से वो आगे मतलब अपने जो अर्थ के बारे में उसके बारे में सीख पाए और उसमें क्या चल रहा है ये सब पता कर पाए। हम्म। तो इसी वजह से ये लोग अंटार्कटिका जा रहे थे। और इसमें जो क्या कहते हैं तिशानी दोषी हैं, उनका ये कहना था कि एक थ्योरी के चलते जो अपना पूरा वर्ल्ड है वो एक पेंगियाना था, सुपर कॉन्टिनेंट था। तो हम्म। उसमें जो दो जो सुपर कॉन्टिनेंट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, सबसे पहले गोंडवाना और लवरेशिया। हम्म। तो लवरेशिया तो एक थ्योरी के चलते था जो कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस से भी पहले एग्जिस्ट करती थी, जो तब क्योंकि जो फ्लोरा एंड फौना था वो बहुत अच्छा था। और जो अर्थ का फ्लोरा एंड फोना से आप क्या टेम्परेचर, समझते हैं? एनिमल और प्लांटेशन। ओके, ठीक है, आगे आएंगे। सो इसमें और फिर उसके बाद ये लोग क्या कहते हैं अंटार्कटिका के लिए जाते हैं। जब तिशानी दोषी और जो उनका शिप पूरा क्रू रहता है जो अंटार्कटिका पहुंचता है तो उधर पे जाके वो देखता है कि ये बहुत पीस और साइलेंस पूरा वाइट नोटिस करता है वो अंटार्कटिका को, क्योंकि वो एकदम ऐसा पूरे वर्ल्ड में अकेला कॉन्टिनेंट है जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस ज्यादा नहीं है। हम्म। और जितना है भी वो भी सिर्फ रिसर्च लेबोरेटरीज हैं हाँ जो कि हाँ, अलग अलग कंट्रीज ने अपनी बेस्ड कर रखी हैं उधर पे ओके। रिसर्च के पर्पज से। सो इधर पे तिशानी दोषी उधर पे देख पाते हैं कि जो ग्लेशियर है वो पिघल रहा है और भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, ओजोन डिप्लीशन जो कि अपना 2018 में हुआ था। हाँ, तो उसके चलते वो सारी चीजें वहां पे साफ साफ दिख पा रही थी कि क्या अर्थ पे हो रहा है जो अपन नॉर्मली जो रहते हैं वो नहीं दिखती है और जो एंटार्क्टिका में साफ समझ आ रही है। ओके, तो बढ़िया चीज़ हाँ। आपने बताई। हाँ, तो ये हाँ चैप्टर है हमारा, वेरी गुड देवेश। आयुष दुबे, आप भी हैंड रेस कर रहे थे बीच में, क्या मैं जान सकता हूँ रीज़न क्या था इसका? आयुष दुबे।
माइक ऑन करके बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो हाँ बोलो। ठीक है, कोई बात नहीं। सर स्टार्ट करूं? हाँ 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 बोलो। हाँ तो सर इसमें फिर क्या होता है कि ये लोग क्या कहते हैं, जो एंटार्क्टिका से पूरा अपना जो अपने वो थे हेल्डर होल्डर जो उस चीज को ऑर्गेनाइज करवा रहे थे, ओके। जॉफ ग्रीन। हम्म। तो उनका क्या मानना था कि अपने को ऐसे ट्रिप्स पे लाने का जो मेन पर्पस है वो स्टूडेंट्स को लाने का, हाई स्कूलर का बेसिकली, जो कि अपने 9 10 11 12 के स्टूडेंट होता हम्म। है। तो उनका ये मानना था कि इधर पे और किसी जैसे सेलिब्रिटीज को लाना एकदम फालतू रहेगा, क्योंकि वो लोग अपने लाइफ ऑलरेडी बहुत हद तक एक्सपीरियंस कर चुके हैं, और स्टूडेंट्स क्या है, ये आगे की यूथ है जो कि इस अर्थ को जैसा वो समझेंगे उस हिसाब से रन करेंगे और अपने प्लान्स बनाएंगे। हम्म। तो ये उनका पर्पस था जॉफ ग्रीन का। तो जो अब सर ये बहुत डीप हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो फिर हाँ, तो ओके, ये लोग जैसे सो एंटार्क्टिका जितना पूरा आपने बताया, अपना। हाँ ओके देवेश, जितना आपने बताया हाँ इतना इनफ है। इसके बेसिस पर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स, बिल्कुल इनके क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। अभी हाँ सर। अराउंड हमारे पास 24 स्टूडेंट्स हैं। तो देखो यार, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जैसा कि हमारे देवेश ने बताया, बिल्कुल सही बताया है। जो भी चीज़ें इसमें बताई गई है देवेश के द्वारा, बिल्कुल करेक्ट है और बहुत बढ़िया इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है। देखिए, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये चैप्टर, ये जो लेसन है, हमारी ऑथर तिशानी दोषी द्वारा लिखा गया है। एक्चुअली ये एक प्रोग्राम से एसोसिएटेड थी जिसका नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस। ओके, तो इस प्रोग्राम के जरिए क्या होता है, ये प्रोग्राम है, इसको रन करने वाले जो थे उनका नाम था जेफ ग्रीन। ठीक है, क्या नाम था उनका? जेफ ग्रीन। इनका पर्पस ये था कि यार जो स्टूडेंट्स हैं ये अंटार्कटिका जाएंगे, वहाँ के नेचर को समझेंगे, वहाँ के नेचर को देखेंगे, और इंडिया में या फिर कहें बाकी के जो दूसरे रीजन होते हैं, दूसरे क्षेत्र होते हैं, वहाँ और वहाँ, मतलब दूसरे क्षेत्र और अपना जो अंटार्कटिका है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो वो समझ पाएंगे कि यार ह्यूमंस ने नेचर को कितनी तरीके से पूरा बिगाड़ के रखा है, नेचर की कैसे वाट लगा रखी है। ठीक है, इस बात को वो समझ पाएंगे, और इस बात को समझेंगे तो आगे चलकर यही पूरे के पूरे वर्ल्ड को रन करने वाले हैं। तो ये अच्छी अच्छी पॉलिसीज बना सकें जिससे कि अपना जो नेचर है प्रिजर्व रहे, अच्छा रहे, ठीक ठाक रहे। ओके, और कुछ भी इन्वायरमेंटल इश्यूज ज़्यादा ना हो, इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो क्यों ना स्टूडेंट्स के लिए अपन एक प्रोग्राम ये रन करते हैं। ये चीज़ हुई थी। ठीक, अब इस प्रोग्राम के तहत जो हमारी तिशानी दोषी हैं, ये हाई स्कूल में वहाँ जाती हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जिस शिप से जाती हैं, जिस जहाज से जाती है, उसका नाम रहता है एकेडमिक सोकल्स्की। याद रखना, थोड़ा डिफिकल्ट सा नाम है बट याद रहेगा, एकेडमिक सोकल्स्की ये रहता है इस जहाज का नाम। ठीक है, जब ये वहाँ जाती है तो इन्हें बहुत ही डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती है, बिकॉज यार जो अंटार्कटिका है ना एकदम प्रिजर्व है, वहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। जैसे इंडिया में कितने सारे लोग रहते हैं, एशिया में कितने सारे लोग रहते हैं, ऐसा वहाँ पर नहीं है। ओके, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो -60 डिग्री के आसपास होता है। -60 डिग्री, आप इमेजिन कर सकते हैं कितना ठंडा। ओके, इतना ठंडा है। अब वहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, इट मीन्स सारी की सारी जो नेचुरल चीज़ें वहाँ पे अपने को देखने को मिल जाती है। और ह्यूमंस जो कि अपने पर्पस के लिए पेड़ों को काटते हैं, इसके अलावा नदियों को भी प्रदूषित करते फिरते हैं, ये चीज़ें अपने को देखने को मिलती है। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमंस है ही नहीं। तो वहाँ जो नेचर है एकदम प्रिजर्व है, एकदम बिल्कुल ठीक ठाक है। और वहाँ से हमें चीज़ें क्लियर होती हैं कि अगर ह्यूमन ना होते तो क्या होता, और कितना और कैसा ही अपना वातावरण रहता, कैसा अपना पर्यावरण रहता। ठीक है, ये चीज़ें वो वहाँ पे जाके रियलाइज़ करती हैं। अब यार पहले ना लगभग 650 मिलियन साल पहले, 650 मिलियन ईयर्स एगो, वहाँ का एक रीजन था जिसको कहा जाता है गोंडवाना। गोंडवाना और इंडिया दोनों कनेक्टेड ही थे, है ना, दोनों के दोनों कनेक्टेड थे। फिर उसके बाद क्या होता है यार, ये जो भी अपने अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं, इनकी वजह से जो रीजन है इंडिया बहुत दूर रह जाता है। इसके अलावा जो गोंडवाना रीजन है वहाँ वो वहीं पे रह जाता है, अंटार्कटिका साइड ही। इसके अलावा जो अपना साउथर्न अमेरिका है वो ऊपर चला जाता है नॉर्थर्न अमेरिका के पास। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें होती है। और जो हमारी अर्थ है वो कम्प्लीटली, अर्थ का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो सारी की सारी चेंज होने लगती है। ठीक है, पहाड़ वहाड़ बनते हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो अंटार्कटिका ओवरऑल बहुत बढ़िया जगह है जहाँ से आप स्टडी कर पाएँ पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में भी, कि यार फ्यूचर में किस तरीके के चेंज आएंगे अगर हम अभी इन्वायरमेंट को लेकर अवेयर ना होते हैं। इसके अलावा कुछ अच्छे डिसीजन न लें जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट प्रिजर्व रहे और ठीक ठाक रहे। ठीक, ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। और ह्यूमंस तो यार अभी 12,000 साल पहले ही आए हैं। देखो 12,000 साल पहले, सिर्फ 12,000 साल पहले। और इसमें भी 12,000 साल वैसे बहुत होते हैं, लेकिन कंपेयर करो आप 650 मिलियन साल से। ठीक है, अभी ह्यूमंस को आए 12,000 साल हुए हैं और आप देख सकते हैं पूरा वर्ल्ड जो है कितने तरीके से टोटली चेंज हो चुका है अगर आप कंपेयर करोगे अंटार्कटिका से।
ओके, ये चीज यहाँ पर बताई गई है। फाइटोप्लैंक्टन्स की संख्या लगातार कम होती जा रही है, ये चीज भी इस चैप्टर में बताई गई है। फाइटोप्लैंक्टन्स का मतलब समझेंगे सबसे पहले हम। फाइटोप्लैंक्टन्स यानी कि यार ये वो चीज होती है जो कि समुद्र सॉरी पानी की सतह पर पाई जाती है ना, पानी की सतह पर पाई जाती है। ये क्या करते हैं, ये जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं उनको ब्रीथिंग के लिए सर्विस प्रोवाइड करती है ना, ये उनको ब्रीथिंग के लिए सर्विस प्रोवाइड करती है। ओके, ये फोटोसिंथेसिस करती हैं। जैसे अपने पेड़ क्या होते हैं, पेड़ क्या करते हैं, अपने को ऑक्सीजन देते हैं ना, वैसे ही जो वाटर एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। लेकिन उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। लेकिन अंटार्कटिका में ऐसा नहीं है, बिकॉज वहाँ पे ह्यूमंस नहीं है। ह्यूमंस जाते हैं यार, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं जाते हैं, लेकिन वो सभी रिसर्च पर्पज से जाते हैं, और जिससे कि वो जान सके कि पहले कैसा था, अभी कैसा चल रहा है और आगे कैसा चलने वाला है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए अंटार्कटिका जाते हैं रिसर्चर्स ही जाते हैं सिर्फ, और साइंटिस्ट जाते हैं। और आप इमेजिन कर सकते हैं यार कि ये जो 2 हफ्तों का एक्सपीरियंस रहा तिसानी दोषी का, वो कैसा रहा होगा। अब जो तिसानी दोषी है, मद्रास से बिलोंग करती हैं, साउदर्न इंडिया से बिलोंग करती हैं, जब ये वहाँ जाती है, कहाँ, अंटार्कटिका, जहाँ -60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो इन्होंने कैसा फील किया होगा वहाँ पर, और कितना अनकंफर्टेबल इन माहौल रहा होगा इनके लिए। ठीक है, तो बस यही चैप्टर का पर्पस है कि पता लगे, एनवायरनमेंट को लेकर अवेयरनेस फैले, एनवायरमेंटल इश्यूज के अगेंस्ट कुछ पॉलिसीज बनाई जाएं, जिससे कि हमारा जो एनवायरनमेंट है ठीक ठाक रहे, प्रिजर्व रहे, ओके, शुद्ध रहे अपना वातावरण ओवरऑल। ठीक है, तो इसी चीज के बारे में इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम। व्हाट वाज द फर्स्ट इमोशन ऑफ द नरेटर ऑन फेसिंग अंटार्कटिका। ठीक है, पहला इमोशन बताएंगे, द फर्स्ट इमोशन ऑफ द नरेटर वाज दैट ऑफ रिलीफ। ओके, सी फेल्ट रिलीव्ड टू सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट आफ्टर ओवर 100 आवर्स ऑफ जर्नी। देखो यार, सबसे पहले तो जो उनको शांति मिली वहां पे जाके शांति मिली, बिकॉज उन्होंने 100 घंटे लगातार जर्नी की थी, यात्रा की थी। 100 आवर्स कितने ज्यादा होते हैं यार, 100 घंटे। ठीक है, its vastness and immense white landscape and its endless blue horizon desert arise. Its isolation from the rest of the world create a sense of wonder mystery. यार वहाँ पर एकदम सारी की सारी चीज़ें वाइट से दिख रही थी, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया कितना ठंडा माहौल रहता है वहाँ पे, -60 डिग्री सेल्सियस वहाँ का टेम्परेचर होता है। ओवरऑल जो वहाँ का नेचर था उसको देखकर जो हमारी ऑथर तिसानी दोषी शॉक्ड हो जाती है। ठीक, व्हाट यूनिक अपॉर्चुनिटीज द अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोवाइड टू द साइंटिस्ट। क्या यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं ये जो अंटार्कटिका का जो एनवायरनमेंट है साइंटिस्ट को, तो वो अपने को बताना है। देखो यार, अंटार्कटिका जो है होल्ड्स 500 मिलियन ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड इन इट्स लेयर। द साइंटिस्ट कैन स्टडी अर्थ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर बाय स्टडिंग इट्स सिंपल इकोसिस्टम एंड लेक ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर बताई गई है कि अंटार्कटिका जो है अपना 500 मिलियन ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड रखता है। सो दैट्स वाई जो साइंटिस्ट है उनको हेल्प होती है कि वो अर्थ का पास्ट जान पाए, प्रेजेंट जान पाए और फ्यूचर जान पाए बाय स्टडीइंग इट्स सिंपल इकोसिस्टम एंड लेक ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, दे कैन स्टडी द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन। जैसा कि मैंने आपको बताया फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, जो पानी की सतह पर फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिससे कि एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक लाइफ भी ठीक ठाक तरीके से चल पाए, एंड चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। ओके, बहुत आसान से इसके क्वेश्चन आंसर से एक बार अपन इस चैप्टर को पढ़ लिया है तो बहुत आसानी से आप इनके सारे क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट दे रखे हैं, इसके अलावा भी अगर आपसे पूछ लिया जाता है, वैसे तो चांसेस बहुत कम है, लेकिन आ भी जाएंगे, ऐसा जरूरी तो है नहीं कि नहीं आएंगे, आ जाते हैं तब भी आप उनके आंसर कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है द वर्ल्ड्स जियोलॉजी इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका, हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस। अब यार जो पूरी दुनिया है इसकी जो जियोलॉजी है ये अंटार्कटिका के अंदर ही एकदम फंसी हुई है, अंटार्कटिका में एकदम रखी हुई है, दबी हुई है। तो हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस, इस क्षेत्र की अगर हम स्टडी करें, इस क्षेत्र के बारे में हम जाने तो ये हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल हो सकता है। तो बताया जा रहा है वही जो अभी अपन ने ऊपर पढ़ा है ना, 500 मिलियन ईयर्स ओल्ड कार्बन ट्रैक रिकॉर्ड in its layers. It gives us an understanding of evolution and extinction, ozone and carbon. A visit to Antarctica is like going back to the past. ठीक है, अगर अंटार्कटिका विजिट करते हो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यार आप पास्ट देख रहे हो कि यार ह्यूमंस नहीं आए थे, उससे पहले कैसा कुछ माहौल रहा होगा, है ना। Witnessing the geological phenomena such as drifting of land masses and their separating into countries help us to know about the history of mankind. देखो यार क्या क्या चीजें अभी मैंने आपको बताई कि वहाँ पे लैंड मासेस ड्रिफ्ट हो जाते हैं, जैसे कि इंडिया और गोंडवाना जो रीजन था वहाँ का एकदम दोनों के दोनों पास पास में थे, भाई भाई थे, लेकिन बाद में क्या होता है सारी की सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं।
ये पार्ट यहाँ आ जाता है, इंडिया यहाँ पर आ जाता है, इसके अलावा साउदर्न अमेरिका नॉर्थर्न अमेरिका के पास चला जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, है ना। इससे पता लगता है कि जो मैनकाइंड है, जो मानव जीवन है भाई साहब, उसके बारे में अपने को जानकारी मिलती है। स्त्री, मानव जीवन की स्त्री के बारे में हमें जानकारी मिलती है। These are visible signs of where humankind came from and gives us a clear understanding of where it is headed if we do not take care of the environment। यहाँ से अपने को पता लगता है कि यार जो मानव जीवन है कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ ये जाएगा अगर हम एनवायरमेंट की केयर ना करें, अपने पर्यावरण की केयर ना करें। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। Why is Antarctica the place to go to understand the Earth's present, past and future? तो अंटार्कटिका ऐसी जगह क्यों मानी जाती है कि भाई साहब यहाँ पे अगर आप जाओगे तो आप स्टडी करोगे, अपने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सबको समझ पाओगे। तो रीजन तो आप सभी को पता ही होगा। कहाँ है अपना क्वेश्चन? ठीक है, यही है ना। तो अंटार्कटिका इज द ओनली प्रिस्टाइन प्लेस इन द वर्ल्ड विच इज नेवर सस्टेन्ड ए ह्यूमन पॉपुलेशन। देखो यार, यहाँ पर है ना कभी भी ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रही। क्या नहीं रही? ह्यूमन पॉपुलेशन। जैसे अपन बाकी रीजन्स में देखते हैं तो क्या होता है कि सभी देशों में, सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स में हमको लोग देखने को मिलेंगे, लेकिन ये एकदम स्वच्छ, एकदम निर्मल जगह है ये जो अंटार्कटिका है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल भी ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया रिसर्च पर्पज से जाते हैं, साइंटिस्ट लोग जाते हैं। अंटार्कटिका गिव्स अस एन आइडिया हाउ द अर्थ वुड हैव बीन लाइक मिलियन ईयर्स एगो एंड हाउ इट गो डिवाइडेड इनटू वेरियस अर्थ मासेस। अंटार्कटिका से हमें पता लगता है, अंटार्कटिका से हमें आइडिया लगता है कि यार हजारों साल पहले जो अर्थ है वो कैसी थी और किस तरीके से इसका डिवीजन होता गया और अलग अलग लैंड मासेस बनते गए। द मेल्टिंग एंड कोलाइडिंग आइस मासेस आल्सो गिव्स अस एन इनसाइट into how our future is going to be if we continue with interference in the working of nature। ठीक है, अगर हम कंटिन्यूसली इस नेचर के कार्य में, जो नेचर है, अपना नेचर है, उसकी देखभाल ना करेंगे, और इसके अलावा डिफोरेस्टेशन, जैसे कि अपन जंगल को नष्ट करते हैं, और जो भी अपन भसड़ मचा रखी है, जो चीज़ें अपन करते रहते हैं, इसको अगर अपन करते रहे तो किस तरीके से ये जो नेचर है इसके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है और क्या दुर्दशा होने वाली है। वी कैन स्टडी क्लाइमेटिक चेंजेस caused by global warming and the depletion ozone layer है ना। इसके बारे में भी हम जान सकते हैं कि इसके बारे में क्लाइमेटिक चेंज और साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी। ओके, मोreover अंटार्कटिका होल्ड्स इनटू द डेप्थ्स ऑफ आइस 500 million years ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड। तो यार ये चीज़ तो आपको याद रखनी है, 500 million years ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये आप हर क्वेश्चन में पेल रहे हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अच्छी चीज़ है। विच आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, इससे आप पास्ट भी जानोगे, प्रेजेंट भी जानोगे, फ्यूचर भी जानोगे। देयरफॉर अंटार्कटिका इज द प्लेस विच रिवील्स आवर पास्ट, शोस अस द प्रेजेंट, इज विजुअलाइज आवर फ्यूचर। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई है कि भैया अपना जो पास्ट है उसके बारे में जानकारी मिलती है। उसके बारे में कैसे जानकारी मिलती है? वहाँ पे अपने को जो भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं जो कि बाकी क्षेत्रों में नहीं है, तो वो हम क्या समझ जाएंगे कि यार ये पास्ट थे, ये पास्ट थे, है ना। मानव जीवन का पास्ट है और प्रेजेंट क्या है, बाकी रीजन्स को देख लो। फ्यूचर को कैसे विजुअलाइज करोगे कि भाई साहब हमने अगर अभी स्ट्रिक्ट एक्शन ना लिए, पॉलिसीज ना बनाई नेचर को प्रिजर्व रखने की, साफ सुथरा रखने की, तो क्या हालत होने वाले हैं, इन चीज़ों का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारे पास डॉक्टर सदाव वाले चैप्टर से। तो इस पाठ को कितने लोगों ने पढ़ रखा है और कौन इसे समराइज कर सकता है, बिल्कुल बताइए। हाँ 2 मिनट, ऑप्शन रुक जाइए, सबको मौका मिलेगा। इस बार अपन आयुष दुबे को कहते हैं। आयुष दुबे बताइए। बताओ आयुष। ठीक है प्रांजल आप ही बताओ। सर इस चैप्टर का नाम है द एनिमी। हाँ, अरे एनिमी तो चैप्टर का नाम है, इसको समराइज करना है। हाँ सर, इसमें सर डॉक्टर सदाव नाम के एक जने रहते हैं सर। क्या रहते हैं? डॉक्टर सदाव। हाँ, नाम है, कौन है ये डॉक्टर सदाव? कैरेक्टर सर, ये सर जापान के बहुत बड़े डॉक्टर है। ठीक है। हाँ, तो तो सर समराइज ये करो। क्या, सर जापान में एक आइसलैंड पे इनका घर बना हुआ था सर। इनने मतलब शुरुआत में खुद के बारे में ऐसा बताया। कहाँ बना हुआ था? सर जापान के आइसलैंड पे सर, वो ना Okay, उसको अपन आइलैंड बोलेंगे, आइलैंड बोलेंगे। ओके, आइलैंड और आइलैंड। ओके सर, ओके सर। तो सर ये शुरुआत से ही मतलब इनके पापा चाहते थे कि ये डॉक्टर बने, तो इनको 22 साल की उम्र में अमेरिका भेज दिया गया था डॉक्टर बनने के लिए। ओके, मतलब ये तो अपनी उन्हें मेडिकल की पढ़ाई के लिए अमेरिका गए है ना, वहां से डॉक्टर बने। यस सर। ठीक है, आगे बताइए, थोड़ा शॉर्ट में बताइए कि हमारा जो चैप्टर है जल्दी से फिनिश हो जाए, अपन आगे बढ़ पाए। हाँ,
तो सर इस चैप्टर में सर ऐसा होता है कि सर वो 22 साल की उम्र में उधर चले गए थे। उधर उनको 22 साल की उम्र से उन्हें 30 साल की उम्र तक सर उन्होंने सारी डॉक्टर की पढ़ाई कर ली थी उधर। हाँ, सभी बच्चे ध्यान से और उधर सुनेंगे एक क्या हेना बता रहे हैं ना प्रांजल। और उधर एक हेना नाम की लड़की थी सर, उनसे इनकी शादी हुई थी। हम्म। इनने एक बार चेक भी किया था कि सर वो जापानी है कि नहीं, क्योंकि इनके पापा का और इनका ये मानना है कि जापान में सिर्फ जापान के लोगों से ही शादी होती है, और इनका डॉक्टर सदाओ का भी यही मानना था। हम्म। और इनने इनकी पापा की सारी बात मानी थी। तो इनका पापा का कहना था कि पहले ये 30 साल की उम्र में डॉक्टर बन के आ गए थे, और इनका पापा का इनसे ये भी कहना था कि आप जापान के सबसे नंबर 1 डॉक्टर बनो। तो जापान के सबसे नंबर 1 डॉक्टर और जापान के साइंटिस्ट बने थे, हम्म। क्योंकि ये एक चीज पे रिसर्च कर रहे थे कि जिससे पता चल जाए कि इंसान के पूरे जड़ से उस बीमारी को मिटाया जाए। ओके। और उस समय जापान में वर्ल्ड वॉर भी था, और उस समय इस चीज का रिसर्च का सक्सेसफुल होना बहुत ही फायदेमंद था। ओके। हम्म। तो और आगे सर बताएंगे फिर इस चैप्टर की एक जो भी ब- स्टोरी है, जो हमारे हम्म, प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ घटित हुई, जो भी घटना घटित हुई वो आप बताएंगे। यस सर। उस वक्त सर ये एक बार ये आइलैंड पे सर बैठे हुए थे बाहर। हम्म। तो जैसे ही ये बाहर बैठे हुए थे तो एकदम सर देखिए रात का समय होने को आ गया था, तो ये अंदर जाने वाले थे। तो ओके। इनकी पत्नी इनको बाहर लेके आई, तो ये बाहर बैठे हुए थे। हम्म। तो ये अंदर जाने वाले थे, तो एकदम से पानी के रास्ते से कोई बाहर आया। तो इनको शुरुआत में से ऐसा लगा कि फिशरमैन होगा, पर हम्म। उसको बहुत ज्यादा चोट आई हुई थी। ओके। तो ये उसको लेके आए। तो उसको क्या बोलते, पानी से निकल के वो बाहर आ गया था। तो इसने फिर उनको सीधा किया और देखा, तो पता चला कि ये तो एक अमेरिकन है। हम्म। तो डॉक्टर सदाऊ ने सोचा कि क्या किया जाए। तो डॉक्टर सदाऊ ने अपनी पत्नी से पूछा। तो फिर उन्होंने बोला कि इसको पानी में फेंक दिया जाए। लेकिन डॉक्टर सदाऊ ने फिर एक बार सोचा कि क्या इसको सही में पानी में फेंक देना चाहिए। तो डॉक्टर सदाऊ ने फिर उसकी पत्नी ने उसको बोला कि हाँ फेंक देना चाहिए। तो फिर डॉक्टर सदाऊ ने बोला कि अगर इंजर्ड नहीं होता, अगर ये सही होता तो उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। पर अभी ये इंजर्ड थे तो इसको पुलिस के हवाले नहीं कर सकते। तो डॉक्टर सदाऊ ने इनका इलाज किया था सर। हाँ, तो उनके अंदर जो डॉक्टर की जो हम्म। भावना थी कि यार हम डॉक्टर हैं हम्म। और हमें हम्म। जो भी पेशेंट्स होते हैं उनकी केयर करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनको ठीक करना चाहिए। इनकी ये भावना हम्म। जागृत होती है, फिर ये क्या करते हैं, हम्म। इनको अपने ही घर पे ले जाते हैं। ठीक है, हाँ, अच्छा बताया हाँ। आपने। इसके आगे की स्टोरी बताएंगे देवेश आप। बहुत बढ़िया प्रांजल, अच्छी बात है, आपने थैंक यू पढ़ सर। रखी है। ओके, इसके आगे की सर स्टोरी किधर देवेश से बताइए। बताना है? हाँ। सर किधर, स्टार्टिंग से बताना है क्योंकि वो बहुत मिसिंग था, या हाँ। फिर अलग यहीं हाँ से? ठीक है, आप जहाँ से बताना चाहे बता सकते हैं, स्टार्टिंग से बता सकते हैं, लेकिन टाइम का थोड़ा सा ध्यान हाँ रखें यार। ठीक जल्दी सर, बता दें, ठीक। हाँ। तो इसमें क्या रहता है कि डॉक्टर सदाओ रहता है। हम्म। सडाओ रहता है, सडाओ होकी नाम रहता है उनका। सदाओ की। तो एक जैपनीज रहता है, और उनके जो फादर रहता है ये क्या है, वो अपने फादर के साथ रहते थे, जैपनीज कोस्ट पर रहते थे। हम्म। ठीक है, आइलैंड पर नहीं रहते थे वो। ओके। ठीक है, और उनके फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे, और उनके साथ खेला भी नहीं करते थे जब वो सड़ाओ, जो अपने सदाओ हैं, वो छोटे थे। हाँ, सड़ाओ मत बोलो यार, उनको सदाओ बोलो। हाँ। हाँ, सदाओ हो की नाम है। हाँ ठीक है। तो उनके उनके जो क्या कहते हैं फादर रहता है, उनका ये मानना था कि जो ये जैप आइलैंड्स हैं वो जैपनीज टेरिटरी के लिए बहुत इशू है, प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ी। हम्म। हाँ, क्योंकि सर वो चाइनीज, अब वो हिस्ट्री का लिए चला जाएगा तो वो नहीं करेंगे। हम्म। तो आइलैंड के लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम्स है। तो इनके फादर जब सीरियस थे, तो इनको शुरू से इनने प्लान किया था कि जो अपने सदाओ को है वो अमेरिका भेजता है कि अच्छा डॉक्टर बनना है तुमको। ठीक है। हम्म। तो सदाओ अपने अमेरिका जाते हैं, उधर से बढ़िया डॉक्टर बन के भी आता है। और क्योंकि ये क्या है, ये एक रिसर्च कर रहे थे जो कि क्या है, वाउंड्स को एकदम क्लीन कर देती है। हम्म। उसके ऊपर ही रिसर्च कर रहे थे। तो उधर पे अमेरिका में एक ये लड़की से मिलते हैं जिनका नाम था हाना। हम्म। तो हाना से ये क्या कहते हैं, मतलब एक तरीके से एंगेज नहीं हो जाते हैं, मैरिज नहीं करते हैं। वो पहले क्लियर करते हैं कि जैपनीज है कि नहीं, हम्म। क्योंकि ये अपने फादर को हर्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो इन सब चीजों से बहुत स्ट्रिक्ट थे। और तब वर्ल्ड वॉर 2 का भी टाइम था, जो कि जापान उस चीज में मेन कंट्रीब्यूट किया था अपना। आ, जापान। हाँ तो हाँ, आगे। जापान ने, हाँ। हम्म। तो ये क्लियर करते, फिर उनसे मैरिज करते। ये जब जापान वापस आते हैं, तो जापान में इनको एक अच्छा पोस्ट मिलता है, जो कि मिलिट्री डॉक्टर के पर्पज से था। मिलिट्री डॉक्टर, डॉक्टरेट के उसमें आता है फील्ड में। हम्म। तो फिर इधर पे ये जो जनरल टकाशी करके वो थे जनरल मिलिट्री में। तो ये टकामी या टकाशी ऐसी कुछ नेम था सर, तो मेरे को भी क्लियर नहीं है। हम्म। तो ये क्या करता है कि जैसे डॉक्टर जो अपने सदाओ रहते थे, वो जैसे कहीं जैसे एक मेडिकल टीम जाती थी जब भी कोई भी ऑपरेशन होता था, तो वो उनको नहीं भेजते, क्योंकि उनका मानना था कि
कहीं डॉक्टर सदाव को कुछ ना हो जाए, और ये कंट्री के लिए बहुत अच्छे वो हैं डॉक्टर। हाँ हाँ, ठीक है, ये हाँ, कंट्री और को, क्या अपने कहते अपने हैं। देश को डॉक्टर सदाव जैसे डॉक्टर्स की काफ़ी ज़रूरत है। तो वो नहीं चाहते हाँ, कि इनको अपन किसी युद्ध पर भेज दें और इनकी डेथ हो जाए। और जनरल अपना भी इसमें लालच देखते थे कि क्योंकि उनको जब भी कुछ होता था तो डॉक्टर सदाव उधर पे प्रेजेंट रहते थे, हाँ इसलिए। ठीक है। हाँ, तो ये और इनकी वाइफ एक बार बालकनी से, मतलब अपना बीच का वो ले रहे थे, बालकनी से अपना बीच देख रहे थे, तो उधर पे इनको एक बॉडी दिखता है। तो इन्हें क्या लगता है वो फिशरमैन है, तो ये उधर पे जाते हैं चेक करने, तो इनको एक वाइट मैन दिखता है, तो फिर उसका कैप हटा के देखते तो उन्हें पता पड़ता है कि ये अमेरिकन नेवी फोर्स से है। ओके। तो हाँ, तो ये अमेरिकन निकलता है, तो ये लोग क्या कहते हैं कि अब क्या किया जाए, और एक वो बहुत घायल था। तो अब वो इंसानियत के नाते इसको अपने उसमें लेके जाते हैं घर पे, और इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो इनका वाइफ मना कर देता है कि आप ट्रीट नहीं करिएगा, मैं अपने जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं उनको कह देते हूँ, डोमेस्टिक हेल्प्स रहती है जो उनकी, हाँ। उनसे कह देते हैं। तो ये उधर पे जो उनके डोमेस्टिक हेल्प रहते हैं उनसे कहते हैं, बट वो मना कर देते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा क्राइम माना जाएगा, हम्म। क्योंकि वो अपने देश के विरुद्ध जाएंगे। ठीक है। हाँ, तो फिर जब वो डोमेस्टिक हेल्प उधर से चला जाता है, वर्क पे आने के लिए मना कर देता है, क्योंकि जब तक ये रहेगा तो उनको भी, उनकी लाइफ के लिए भी रिस्क है। ठीक है। तो डॉक्टर सदा उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और फिर उसके बाद जैसे वो कुछ टाइम में कॉन्शियस आने लगता है, उसके वाउंड्स क्लीन नहीं होते, अच्छे से सही नहीं होते हैं, तो वो उसको ट्रीट करते रहता है। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, डॉक्टर सदा इस चीज को लेके बहुत वो रहते हैं, परेशान रहते हैं कि कहीं किसी को पता पड़ जाए और कोई इशू ना आ जाए। तो वो क्या करते हैं, जाते हैं और जो उनके जनरल है। जनरल रहते हैं, हाँ। हाँ जनरल रहते हैं, उनको ये बात बताते हैं कि सर ऐसा ऐसा है। हाँ, तो वो कहता है कि मैं एक काम करूंगा, तुम अपना विंडो खुला रख देना बालकनी का, मैं असैसिन्स भेज दूंगा। ओके। ठीक है, असैसिन भेज दूंगा और वो असेसिन का उनको यहाँ पर उसको क्या मार मतलब है? देंगे तुमको। हाँ असेसिन्स का क्या मतलब है यहाँ पर? सर, कि असैसिन्स हिंदी में क्या कहेंगे मुझे पता नहीं है, कि उनको क्या है सर, जैसे कुछ उनकी भी आप, आर्मी भेज देंगे। ठीक है, असेसिन आदमी भेजने नहीं, के मतलब एक कि ऐसा व्यक्ति भेज देंगे, असैसिन्स, समझ लो, जो जाएगा और उन्हें सीधे गोली मार देगा, बस इतना काम रहेगा उसका। हाँ जैसे कि होता नहीं कि किसी का कुछ अता पता नहीं रहता, वो स्पाई के फॉर्म में जाता है और मार देता है, उसका यही वर्क रहता है, हाँ असैसिन्स का ठीक है। पेड वर्क रहता है जैसा ठीक भी है। रहता हो। तो असेसन असेसन भेज देंगे और मार देंगे। तो पहला दिन निकलता है, डॉक्टर सदावर जैसे थोड़ा हवा हवा का भी आवाज आता है थोड़ा, उनको लगता है, तो वो कहते हैं तो वो उनको लगता है कि असेसन्स आ गए इनको मारने के लिए रात के टाइम पे। हम्म। तो उनका वो बहुत टेंशन में रहता है, इसी चीज को लेकर एनजाइटी भी रहता है उनको बहुत ज्यादा, कि फिर जैसे उनका वाइफ को जैसे वॉशरूम वगैरह कहीं भी जाना होता है तो वो उनको मना कर देते हैं कि नहीं आप मत जाओ, ठीक है। ओके। और लेकिन उनको बताते भी नहीं अपने वाइफ को कि ऐसा ऐसा है। हम्म। तो ऐसे एक दिन निकल गया, दो दिन निकल गया, तीन दिन निकल गया। लेकिन वो क्या हाँ, तो अब वो असेसिन नहीं डॉक्टर आता? सदा, हाँ असैसिन्स नहीं आता है। तो अब डॉक्टर सदाव बहुत परेशान थे, तो उन्होंने क्या किया कि देखा कि ये अब सही हो गए हैं लगभग, तो ये क्या करते हैं, उसको एक बोट अरेंज करते हैं हम्म। और इनको कहते हैं कि अब तुम ठीक हो गए हो, अब तुम जाओ। और जो एक चीज मैं बताना भूल गया, जो इस नेवी सोल्जर का नेम था अमेरिकन, उसका नाम था टॉम। टॉम, हाँ। हाँ, टॉम नेम था उसका, हाँ तो ठीक वो है। उधर से इसको चला हम हर जाता है। जगह सोल्जर नहीं कहेंगे यारो, इसको हम कहेंगे प्रिजनर ऑफ वॉर, ठीक है। प्रिजनर ऑफ वॉर। देखो, हाँ, प्रिजनर ऑफ वॉर। जब भी युद्ध के समय दुश्मन देश का जो सैनिक होता है उसको अगर पकड़ लिया जाता है तो उसको प्रिजनर ऑफ वॉर कहा जाता है। ठीक है, बताएंगे आप आगे? हाँ, तो उसके बाद ये क्या है, टॉम उधर से चला जाता है, हम्म। अपना निकल जाता है। डॉक्टर सदाव को अंदर से बहुत अच्छा लगता है, वो अपना घर पे आके बढ़िया रेस्ट करते हैं। हम्म। और फिर उसके बाद वो कुछ मतलब जब उधर पे वापस जाते हैं अपने मिलिट्री ठीक है, बेसमेंट में, उधर पे बिल्कुल जाके बढ़िया वो आपने अपने, एक्सप्लेन किया। हाँ और सारी की सारी चीज़ें आपने यहाँ पर बता दी है। ओके, सो यही स्टोरी है हाँ इसकी। सर, होता क्या है, डॉक्टर सदाव रहते हैं, एक बार ये देखते हैं बीच पर कि एक्चुअली होता ऐसा है, एक व्यक्ति रहता है जो कि अमेरिकन नेवी का रहता है, वो पड़ा हुआ इनको मिलता है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, पहले तो इनके मन में डायरेक्टली आइडिया आता है कि चलो इसको अपन हवाले कर दें, ठीक है, आर्मी के हवाले कर दें, पुलिस के हवाले कर दें। लेकिन जो डॉक्टर सदाव रहता है, अब वो यार एक्चुअली डॉक्टर था, तो डॉक्टर होने का वो फर्ज निभाता है और वो सोचता है कि चलो इसका ट्रीटमेंट ही किया जाए। अब जो उसकी वाइफ रहती है यार हना, वो पहले थोड़ी डरी हुई रहती है कि यार ये दुश्मन देश का है, तो एक तो ये इनसिक्योरिटी हो सकती है, इसके अलावा उसके जो बच्चे हैं उनके लिए भी डर वाली बात हो सकती है, और उनके घर में जो नौकर वगैरह रहते थे उनको डर था कि कहीं ये ना बता दे। ठीक, तो ये चीज़ें यहाँ पर देखी गई थी। ओके, फिर क्या करते हैं, डॉक्टर सदाव इनको ले जाते हैं, एट द एंड डिसीजन ले लेते हैं कि चलो इनका ट्रीटमेंट कर ही लेते हैं। ओके, जब इनको घर ले जाते हैं
तो इनकी जो मेड रहती है, जिसको मतलब जो भी इनके यहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स रहते हैं, उनमें एक रहती है यूनी, जिसको ये काम देते हैं कि चलो इसको आप, इसकी बॉडी को आप क्लीन कर दो, बिकॉज यार पूरे कीचड़ में रहते हैं, है ना। तो यू में मना कर देती कि नहीं मैं तो नहीं करूंगी ऐसा इनेमी को, ठीक है, ऐसा दुश्मन को। फिर क्या होता है, जो डॉक्टर सदाव की वाइफ है हना, वही उसको एकदम साफ करती है। फिर डॉक्टर सदाव उसको ट्रीटमेंट करते हैं। फिर उन्हें पता लगता है कि यार इनका ट्रीटमेंट अगर नहीं किया जाएगा तो इनकी डेथ हो जाएगी। ओके, अभी यार ये सर्जन बहुत बड़े सर्जन थे, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इनकी किडनी के पास एक गोली थी उसको निकाला और इनकी सर्जरी की, ठीक है। फिर क्या होता है, ये बताते हैं अपने जनरल को, एक दिन इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, एक कोई प्रिजनर ऑफ वॉर आ चुका है। तो वो बोलते हैं कि आप टेंशन मत लो, मैं असेसिन भेज दूंगा उससे कि वो जाएगा और मार देगा, ठीक है, और हत्यारा भेज दूंगा एक जो जाएगा और मार देगा उसको, ठीक, इतनी सी बात है। फिर क्या होता है, प्रिजनर ऑफ वॉर काफी दिनों तक नहीं आते हैं, तो फिर वो सोचते हैं कि चलो यार इसको भगा देते हैं। फिर वो डिसीजन लेते हैं चलो इसको भगा दिया जाए, उनको जापानी कपड़े पहना देते हैं और एक बोट अरेंज करके भेज देते हैं। उनसे कह देते हैं कि यार आप उस आइलैंड पे चले जाओ, वहां पे कोई सी भी कोरियन शिप आएगी तो आप उसमें बैठ जाना, क्योंकि यार कोरिया और अमेरिका दोनों उस टाइम पर मिले हुए थे, ठीक है। तो कोरियन शिप जो आएगी वो आपको ले जाएगी, है ना। और एक चीज उन्होंने कही कि आप ये टॉर्च ले जाओ, आप जैसे ही उस आइलैंड पे पहुंचो एक बार ऊपर टॉर्च मार देना तो मुझे पता लगेगा कि हाँ आप सेफली पहुंच चुके हो, और जब शिप आए तब एक बार ऊपर या टॉर्च मार देना, जिससे मुझे क्लियर हो जाए कि हाँ आपको शिप मिल चुकी है, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर बताई गई थी। बस इस तरीके से अपना जो चैप्टर है फिनिश हो जाता है। लास्ट में जाके जो डॉक्टर सदाव हैं ये उन्हें बता देते हैं जनरल को कि जो हमारा प्रिजनर ऑफ वॉर है वो भाग चुका है। तो जो जनरल लेते हैं वो ज़्यादा लोड नहीं लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। जनरल की भी एक सर्जरी वर्जरी करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों से अपने को ज़्यादा कोई मतलब नहीं, अपने एकदम शॉर्ट में इसको पढ़ लिया है, इससे हमारे क्वेश्चन आंसर्स बन जाएंगे, डोंट वरी। हाँ, कोई कुछ कह रहा था अभी बीच में? सर इसमें सर्वेंट का मतलब क्या होगा? सर्वेंट मतलब नौकर, ठीक है। हु वाज डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव कौन थे, वेयर वाज हिज हाउस, और कहां पर उनका घर था। तो देखिए, डॉक्टर सदाव की वाज ए फेमस सर्जन एंड साइंटिस्ट, सर्जन थे, साइंटिस्ट थे। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका से ये चीजें पढ़ रखी थी। ही वाज वर्किंग ऑन ए ड्रग दैट कुड हील वाउंड्स सून, ठीक है। और इसके अलावा ही वाज रिटेन इन जापान एंड नॉट सेंट विद द आर्मी फॉर वर्ल्ड वॉर बिकॉज हिज सर्विसेज वर रिक्वायर्ड फॉर द ओल्ड जनरल हु वाज नॉट वेल एंड माइट नीड एन इमीडिएट ऑपरेशन। देखो यार क्या होता है कि वो पहले तो एक ड्रग के ऊपर वर्क कर रहे थे, जो कि जो घाव होते हैं उनको बहुत जल्दी हील किया जा सके, भरा जा सके, ठीक है। इसके अलावा वो क्या करते थे, मतलब उनको वहाँ पे आर्मी के साथ नहीं भेजा जाता था। क्यों? क्योंकि उसकी ज़रूरत थी अपने जनरल को, ओल्ड जनरल को, जिन्हें जो कि ठीक ठाक नहीं थे, नॉट वेल एंड माइट नीड एन इमीडिएट ऑपरेशन, जिनको तत्कालीन एक ऑपरेशन की जरूरत हो सकती थी, ठीक है। ही लिव्ड इन ए लो स्टोन हाउस सेट ऑन रॉक्स ऑन द जापानीज बीच वेयर बेंट पाइन ट्रीज स्टूड इन अ रो। देखो अभी प्रांजल ने बताया था कि वो रहते हैं आइलैंड पर, फिर हमारे देवेश ने बताया कि वो रहते हैं अपने, क्या बताया आपने, शायद कोस्ट पे ना। तो ठीक है, इसका थोड़ा सा डिफरेंस बस इतना होता है कि कोस्ट यानी कि बीच, अपने समुद्र किनारे पे, और आइलैंड क्या होता है जो कि चारों ओर उसके पानी पानी हो, आइलैंड के चारों ओर पानी पानी होता है, ठीक है। हाँ सर वो गलती से भूल गए। अरे कोई बात नहीं यार, वो तो बस थोड़ी एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया, डोंट वरी। ओके सर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ सर्वेंट्स व्हेन दे वर टोल्ड अबाउट द वाउंडेड व्हाइट मैन। अब यार जो उनके नौकर थे उनका क्या रिएक्शन था जब उनको इस बारे में पता लगा। तो द सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड, डर चुके थे, है ना, कि एंड एट व्हाट देयर मास्टर हैड टोल्ड देम, कि भैया उनके जो मालिक है उन्होंने उनको क्या बता दिया ये कि व्हाइट मैन को ये लेकर आ चुके हैं, या फिर कहें तो प्रिजनर ऑफ वॉर को लेकर आ चुके हैं। दे थॉट दैट देयर मास्टर शुड नॉट हील द वाउंड ऑफ दैट व्हाइट मैन। अब यार उन्होंने सोचा कि यार ये जो अपना मालिक है, जो डॉक्टर साहब है, इनको साफ नहीं कर, इनको ठीक ठाक नहीं करना चाहिए। इफ देयर मास्टर हील्ड व्हाट द गन एंड सीडेड दे वुड टेक रिवेंज ऑन देम। अब अगर मान लो यार उनको ठीक ठाक भी कर दिया तो वो बदला ले लेंगे, ठीक है। व्हाट डिड डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन, क्या किया था उन्होंने उस व्यक्ति के साथ। तो बस यही था कि यार उसको साफ सफाई की उसकी, और जो भी उसके अंदर प्रॉब्लम थी उसका ऑपरेशन किया। प्रॉब्लम ये थी कि किडनी के पास उसे गोली लगी हुई थी, उसको ठीक ठाक किया, उसको ट्रीटमेंट किया, वो अच्छे से जॉगिंग वॉगिंग करने लगा था, रनिंग करने लगा था, ठीक कर दिया था, ठीक है। ये चीजें उसने करी। अब अपन ने इसकी समरी पढ़ ली है, क्वेश्चन आंसर्स भी एकदम सेम है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ही केप्ट द व्हाइट मैन इन द हाउस एंड ही एंड हिज वाइफ लुक्ड आफ्टर हिम एंड फेड हिम टिल ही वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू वॉक ऑन हिज लेग्स, ठीक है। जब तक वो अपने पैर पर खड़ा नहीं हो पाया तब तक उसको इन्होंने खाना दिया, रहने की व्यवस्था दी, ठीक है, खाना पीना सब कुछ इनकी व्यवस्था की ठीक ठाक। बस ये चीजें यहाँ पर बताई गई है। डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ हना had told the servants that they only wanted to bring the man to his
सेंस सो दैट दे कुड टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर। ठीक है, उन्होंने इसलिए लाए ताकि वो ठीक ठाक हो जाए, और जब ये ठीक हो जाएगा तो अपन इसको टर्न हैंड ओवर कर देंगे। ठीक है, दे न्यू दैट द बेस्ट पॉसिबल कोर्स अंडर द सर्कमस्टांसेस वाज टू पुट हिम बैक इनटू द सी। ओके, तो इन चीज़ों का ज़्यादा महत्व नहीं है, बस आपको यही चीज़ें बतानी है कि क्या किया उन्होंने उनके साथ। तो यही चीज़ें करी थी कि उनको लेकर आए, पहले उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया, फिर जब लगा कि यार इनको एक इमीडिएट ऑपरेशन की ज़रूरत है तो उसका ऑपरेशन भी किया और ठीक ठाक किया। ठीक है, और खाना पीना पूरी व्यवस्था दी उन्हें। वॉट विल डॉक्टर सदाव डू टू गेट रिड ऑफ द मैन। अब जो डॉक्टर सदाव थे उन्होंने प्रिजनर ऑफ वॉर से छुटकारा पाने के लिए क्या किया था। आपको मैंने स्टोरी बताई रखी कि वो वहाँ पर भेज देते हैं एक आइलैंड पर जहाँ पर कोई नहीं आएगा, एक कोरियन शिप आएगी, वहाँ से बैठकर चले जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ वो करते हैं, वही बस यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं इसको। When Dr. Sadaw told the old general about the white man, he promised to send his private assassins to kill the man silently and secretly at night and remove his body। ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि यार मैं प्राइवेट असेसिन भेज दूंगा, वो उसको मार डालेंगे एक रात में और उसकी बॉडी को भी वहाँ से हटा देंगे। डॉक्टर सदाव वेटेड एग्जैक्टली फॉर 3 nights बट द वाइट मैन वॉज स्टिल देयर अलाइव। ठीक है, अब यार जो व्यक्ति था प्रिजनर ऑफ वॉर था, अभी भी जिंदा था। डॉक्टर सदाव ने बहुत वेट किया 3 रात तक, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई नहीं आया प्राइवेट असेसिन। डॉक्टर सदाव टोल्ड टॉम यार वो है अपना कौन, प्रिजनर ऑफ वॉर जो अमेरिका से आया है। ठीक है, उन्होंने उससे कहा कि ही वॉज क्वाइट वेल देन एंड ऑफर्ड टू पुट हिज बोट ऑन द शोर दैट नाइट, इट वुड हैव फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग इट। उनको बता दिया कि भाई साहब इसमें खाना भी है और आपके लिए क्लोथ भी है। उन्होंने जापानी कपड़े भी उन्हें पहना दिए थे। ठीक है, और उनको भेज दिया। टॉम माइट बी एबल टू रो टू द लिटिल आइलैंड विच वॉज नॉट far from the coast, he could live there till he saw a Korean fishing boat pass by। ठीक है, उन्होंने कहा आप तब तक रह सकते हैं जब तक कि वहाँ पर कोई कोरियन वो शिप ना आ जाए या फिर बोट ना आ जाए। अब जैसे ही आए आप उसमें बैठ जाना। ठीक है, और कोरिया की तरफ चले जाना, क्योंकि कोरिया और अमेरिका दोनों उस टाइम मिले हुए थे। डॉक्टर सदाव गेव द मैन जापानीज क्लोथ्स एंड कवर्ड हिज ब्लॉन्ड हेड विद ए ब्लैक क्लॉथ। ठीक है, बस ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक बार चैप्टर की अगर समरी अपने माइंड में क्लियर हो जाती है ना, तो फिर क्वेश्चन आंसर्स कुछ नहीं लगते उनके आगे। अब ये देख लो कौन सा क्वेश्चन बचा है यहाँ पर, ये हो चुके हैं। अब हम आ चुके हैं मिस्टर लेम वाले चैप्टर पर। मिस्टर लेम और डेरी जो कि एक छोटा बच्चा है 14 साल का, उस चैप्टर पर हम आ चुके हैं। इसको कौन समराइज करना चाहेगा? हैंड्रेस करेंगे आयुष। जी हाँ, इस बार आयुष करेंगे। आयुष हैंड्रेस आप हर बार करते हो, माइक ऑन नहीं करते हो, बताओ इस बार। सर कनेक्शन नहीं ठीक था, अभी प्रॉपर जाके ठीक हुआ सर। ओके, तो आप बता दीजिए, अब आवाज आ रही है हमको। हाँ सर, ये चैप्टर जो है, चैप्टर का नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। ओके। जिसके राइटर सुसन हिल हैं। ये कहानी होती है 14 साल के बच्चे की, जिसका नाम लैम्ब होता है। किसका नाम लैम्ब जो, सॉरी डेरी होता है सर। अच्छा हाँ, बच्चे का नाम डेरी होता है। ठीक है। हाँ डेरी होता है। और लैम्ब जो रहता है वो गार्डन का मालिक रहता है। उसके घर, उसका एक बीच में घर था और उसके चारों तरफ गार्डन था। और उसके परिवार में कोई नहीं था और वो एक पैर से लंगड़ा था। जो उसका पैर एक टूटा लंगड़ा था, जो मतलब कटा हुआ पैर था, वो टीन का था। ओके। और वो उसका पैर जो है वो एक वॉर हुआ था, उसमें उसने अपने पैर खो दिए थे। तो ये कहानी स्टार्ट होती है, डेरी घूमते हुए जा रहा था तो ये फॉरेस्ट देखता है। तो फॉरेस्ट के दीवार से कूद कर इस जो गार्डन रहता है उस गार्डन में एंट्री करता है। ठीक है। तो जो मिस्टर लैम्ब रहते हैं वो उसको देख लेते हैं। तो डेरी बहुत डर जाता है कि देख लिए हैं अब हमको ये लैम्ब, तो हमको डांटेंगे। तो क्या करता है वो वापिस जाने की ट्राई करता है। तो मिस्टर लैम्ब उसको रोकते हैं, कहते हैं कि वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो गेट है, ये जो खिड़कियां हैं, सभी जगह से सभी हमेशा मेरी खुली रहती हैं गार्डन में आने घूमने के लिए बच्चों के। जो चाहे वो गार्डन में आ जा सकता है। तो ये सब डेरी को लैम्ब बताते हैं। बट डेरी जो रहता है वो फिजिकली जो कहते हैं, मतलब उसका फेस जो रहता है आधा जला रहता है। तो वो अपना फेस जो है छुपाने की ट्राई करता है बार बार। और वो बताता है कि मतलब डेरी एक बहुत निगेटिव पर्सन था। हमेशा नकारात्मक सोचता था कि अरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरा तो फेस जला हुआ है, लोग मेरे को देख के डरते हैं, लोग मेरे को देख के कहते हैं कि अरे ये कितना भद्दा चेहरा है, कितना खराब चेहरा है। ये सब ये जो डेरी रहता है वो लैम्ब को बताता है।
तो लैम्ब उसको वो बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी ऐसी कोई मानसिकता नहीं रहती है कि तो उसको देख के लैम्ब उसको बताते हैं कि ये जो मेरा पैर है वो टिन का है। और क्योंकि डेरी को पता नहीं था, तो वो उसको बताते हैं, आश्वासन दिलाते हैं कि मैं भी फिजिकली फिट नहीं हूँ तुम्हारी तरह, इसलिए तुमको मुझसे डरने की या तुम मुझसे दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है। लैंड उससे बातें इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत एलोनलेस फील करते हैं, क्योंकि उनके आसपास बातें करने के लिए कोई नहीं रहता है। तो फिर लैम्ब उसको ये आश्वासन दिलाने के लिए उसको बताते हैं कि मैं दिन भर में ये जो बच्चे रहते हैं वो मुझको तो लैम्ब कहते हैं, तीन लेमी लैम्ब कहते हैं। ठीक है। तो उसका जो एक लेमी तरह लेम से का उसका मतलब पैर मतलब जो, लंगड़ा लंगड़ा लेम है ना? हाँ हाँ लेमी लैम्ब मतलब लंगड़ा लैम्ब। सो तो आयुष, मतलब क्या है बच्चे, देखिए आपकी वॉइस तो आ रही है लेकिन क्लियरली नहीं आ पा रही है, सो दैट्स वाई हम चाहते हैं कि कोई और स्टूडेंट माइक ऑन करे। बिल्कुल आप बढ़िया एक्सप्लेन कर रहे हैं और दर्शाता है कि आपने चैप्टर को पढ़ रखा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ड्यू टू वॉइस इश्यू हम किसी दूसरे स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी देना चाहेंगे, ओके? बुरा ना मानना। हाँ देवेश आप बताएंगे। प्रांजल अभी अभी तो बारी हुई थी यार अपनी। चलिए कोई नहीं बता रहा है। हेलो। हाँ बोलो। सर वो वो टिक हाँ वाला हो जाता है, पाम वाला हो जाता है क्लिक। हाँ हाँ ठीक है, अब बताइए। सर कहाँ से बताना है? देखिए आप स्टार्टिंग से बता सकते हो। स्टार्टिंग देखो ऐसा है कि अपने को ज़्यादा अंदर नहीं जाना है, जो बातचीत कर रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा अपने को फोकस नहीं करना है। जस्ट ऊपर ऊपर से इसको समझना है कि क्या चीज़ क्या एक्चुअली चैप्टर में। ओके सर। तो ये क्या रहता है, इसमें दो लोग रहता है, एक रहता है अपना डैरी और एक रहता है मिस्टर लैम्ब। लैम्ब बी ओके। है वो लास्ट में, मिस्टर लैम्ब। तो ये क्या रहता है, जो डैरी रहता है उसका हाफ फेस जो रहता है वो एसिड की वजह से जल चुका होता है, ओके। और जो मिस्टर लैम्ब जो रहता है वो लंगड़े रहते हैं। तो डैरी क्या एक बार घूम रहा होता है तो उसको एक खाली गार्डन दिखता है, तो जो कि लॉक था, बट तो वो क्या करता है, वॉल जंप करके चला जाता है, गेट से नहीं जाता उधर। तो उसको एक आवाज आती है जो कहता है कि ध्यान से चलना, नहीं तो जो भी मतलब जमीन पे कुछ पड़ा होता है वो खराब हो जाएगा। तो वो डर जाता है, तो वो देखता है तो उधर पे एक आदमी रहता है। हाँ, तो वो उनसे कहता है कि जो कि होते हैं अ, मिस्टर लेम। हाँ, जो कि मिस्टर लैम्ब होता है। हम्म। तो जो अपना डैरी रहता है वो बहुत, जैसा आकाश दुबे जी ने बताया कि बहुत वैसा नेगेटिव पर्सन रहता है। तो वो क्या है, अपने बारे में बहुत नेगेटिव सोचता है कि जैसे उसका फेस गला है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे ये सब, एंड हाँ, तो डिप्रेस टाइप का बंदा रहता है। तो मिस्टर लैम्ब जो रहता है वो उसको एक तरीके से यही चीज बताता है कि ऐसे ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कि तुमको बस लगता है। मेरे को भी तो लोग, जब मैं बाहर जाता हूँ तो छोटे मेरे को छोटे छोटे जो बच्चे जो रहते हैं वो मेरे को लंगड़ा लैम करके वो बुलाते हैं, ठीक ठीक है। है। और इसमें क्या रहता है कि वो फिर जो डायरी रहता है वो अपना स्टोरी शेयर करता है, और इंसिडेंट जैसे जो उसके साथ हुए रहते हैं वो शेयर करता है, जिसमें वो एक सबसे पहले अपना बस का बताता है, जिसमें जो दो लेडीज थी वो उसके बारे में कहती होंगी कि इसको तो कोई कुछ नहीं करेगा, सिर्फ इसकी माँ ही प्यार करती होंगी, ओके। और कोई ध्यान नहीं देता होगा। हम्म। हाँ, तो और ज्यादातर उसकी तरफ सिंपैथी दिखाते थे, या फिर बहुत अजीब ही उसको कहते थे, क्योंकि उसका फेस जो कि हाफ जला हुआ रहता था। उसकी माँ भी, फिर वो अपनी माँ का भी कहता है, जो मिस्टर लैम किस से शेयर करता है कि मेरी माँ भी मेरे को दूसरी साइड किस करती हैं, उनका ऐसा कुछ पर्पस नहीं रहता, हम्म। लेकिन और मैं इसको इतना ध्यान भी नहीं देता हूँ। ठीक है। हाँ, ओके। तो और फिर उसके बाद वो ये जो मिस्टर लैम रहता है, क्या कहते हैं, ठीक है, आप बहुत बढ़िया एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी हाँ, टाइम पूरा की कमी नहीं आ होने की पा वजह रहा से है। अब हम इसको डायरेक्टली इस चैप्टर को समझ लेते हैं क्या है इस चैप्टर का मामला। बहुत बढ़िया देवेश, अच्छा है आपने पढ़ रखा है, बहुत बढ़िया। अब हाँ, देखो यार, मिस्टर ठीक लेम और सर, डेरी का एक थैंक यू। चैप्टर है। डेरी 14 साल का एक बच्चा है जिसका फेस जला हुआ है एक साइड से, ठीक है। और कुछ ऐसा ही केस है हमारे मिस्टर लेम के साथ। इनकी भी जो एक पैर है, इनका जो एक पैर है वो टूटा हुआ है। इनके पास 3 लेग लगा हुआ है, 3 लेग है ना। तो जो बच्चे होते हैं वो उन्हें चढ़ाते हैं, लेमे लेम यानी कि लंगड़ा लेम, इस तरीके से उसे चढ़ाते हैं। अब क्या होता है, जैसा कि आपने बताया किस तरीके से ये अंदर जाते हैं गार्डन में, जब ये दोनों बातचीत कर रहे होते हैं, मिस्टर लेम और डेरी दोनों के दोनों बातचीत कर रहे होते हैं। अब यार जो डेरी अपना बच्चा था बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड रहता था, बहुत नेगेटिव सा रहता था, एकदम शर्मिला सा बच्चा ये था, किसी से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद करता नहीं था, जिद्दी सा था, ठीक है। जब ये मिस्टर लेम के पास जाते हैं तो मिस्टर लेम इन्हें मोटिवेट करते हैं, डेरी को। डेरी 14 साल का बच्चा है, इस बात को याद रखें। डेरी मेरे मिस्टर लेम डेरी को मोटिवेट करते हैं, लेकिन डेरी सीरियसली नहीं लेता है। वो सोचता है कि यार ये चीज़ ना मुझे किस लिए बताई जा रही है,
क्योंकि मेरा फेस जला हुआ है, मैं बहुत नेगेटिव महसूस करता हूँ, तो लोगों बस मुझे यूं ही बोलने के लिए, सिर्फ बोलने के लिए, बाकी इनका कोई पर्पस नहीं रहता है मुझे अच्छा फील कराने का, बस जस्ट मुझे बुरा ना लगे इसके लिए बोलते हैं। ओके, ये चीज़ डेरी के माइंड में आती है। लेकिन जो मिस्टर लेम थे यार, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही केस था। इन दोनों की स्टोरी कुछ बहुत हद तक सेम ही है कि दोनों को लोग चिढ़ाते थे और लोग हेट करते थे। ठीक है, ये प्रॉब्लम थी यहाँ पर बताई जा रही है। अब मिस्टर लेम जो थे काफ़ी ज़्यादा अनुभवी थे और एनेक्डोट्स, जिनको अपन कहानी कहते हैं हिंदी में, बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करते थे एनेक्डोट्स को। इन्होंने डेरी को क्या होता है कि स्टोरी सुनाई थी जिससे कि पहली बार डेरी के चेहरे पर मुस्कान आई थी मिस्टर लेम से मिलने के बाद। तो क्या थी वो एनेक्डोट, क्या थी वो कहानी, छोटी सी थी कि यार एक बार क्या होता है, कोई भविष्यवाणी करता है एक व्यक्ति के साथ कि आपकी आज डेथ हो जाएगी, तो वो पता है रूम में से नहीं निकलता है, रूम में से उसके सिर पे एक पेंटिंग गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। इस बात पर डेरी को हंसी आती है। ठीक है, डेरी काफ़ी ज़्यादा घुल मिल जाता है मिस्टर लेम से, दोनों की काफ़ी अच्छी बातचीत चलती है। लेकिन क्या होता है फिर कि जो मिस्टर लेम है वो रेडी हो जाते हैं कि यार अभी ये जो पेड़ है अपने पास, उनके गार्डन में एक पेड़ होता है एप्पल का, तो एप्पल तोड़ने के लिए जाते हैं, तो वो डेरी से हेल्प मांगते हैं। तो डेरी कहता है कि आप रुकिए, मैं मम्मी से बस परमिशन लेके आता हूँ, मम्मी को एक बार बता के आता हूँ। ठीक है, ये चीज़ कही जाती है यहाँ पर। तो मिस्टर लेम है वो सोचते हैं कि अब डेरी नहीं आएगा, डेरी घर जाने के बाद वापस नहीं आएगा, अब मुझे इसको मतलब इसको मुझे हेल्प, इसको मेरी हेल्प ही नहीं करनी है। लेकिन जो डेरी है पूरा कॉन्फिडेंट रहता है कि बिल्कुल मैं घर पे जाऊंगा और वापस आऊंगा और मिस्टर लेम की हेल्प करूंगा एप्पल्स को तोड़ने में। ठीक, तो डेरी जाता है घर पर और वापस आता है तो वो देखता है कि मिस्टर लेम वहाँ पर गिरे पड़े हुए हैं और उनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, पेड़ पर चढ़े थे वो, गिर गए और उनकी डेथ हो गई है। तो ये सीन होता है और बस यही अपनी छोटी सी स्टोरी है। इसको अगर अपने पूरे शॉर्ट तरीके से समझे तो है ना। अब इसका आंसर देखते हैं अपन। मिस्टर लेम, पहला क्वेश्चन है अपने पास, हु इज मिस्टर लेम, मिस्टर लेम कौन है, हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन, मिस्टर लेम कौन है भाई साहब और डेरी उनके गार्डन में कैसे पहुंचता है। तो इसका आंसर हमारे पास प्यारा सा लिखा हुआ है। तो मिस्टर लेम एक बूढ़े व्यक्ति हैं यार, उनकी जो लेग है 10 लेग है। ठीक है, हिज रियल लेग वाज ब्लॉन ऑफ ईयर्स एगो ड्यूरिंग द वॉर, है ना, युद्ध के समय इनकी जो टांग थी वो मतलब खत्म हो चुकी थी। ही लिव्स ऑल अलोन हिज लाइफ इन हाउस, उनके अकेले, उनके घर में सिर्फ वो वही थे जो रहते थे, मतलब वो अकेले रहते थे। देयर इज ए गार्डन नियर द हाउस, उनके घर में गार्डन था, उनके घर के पास गार्डन था। इट इज द राइप क्रैब एप्पल्स लुकिंग ऑरेंज एंड गोल्डन इन कलर। ठीक है, ये इनके गार्डन में एप्पल्स वगैरह भी हुआ करते थे। डेरी क्लाइम्स ओवर द गार्डन वॉल टू गेट इनटू हिज गार्डन, उनके गार्डन में जाते हैं दीवार से चढ़ते हुए। तो द गेट वाज ओपन, गेट खुला हुआ था, है ना। द बॉय डज नॉट यूज इट, फिर भी वो गेट के द्वारा नहीं जाता है ना। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई। हिंदी में भी आंसर लिखा हुआ, श्रीमान लेम एक 3 के पैर वाले बूढ़े आदमी हैं, उनका असली पैर वर्षों पहले युद्ध के दौरान कट गया था। वो अपने घर में बिल्कुल अकेले रहते हैं। घर के पास एक बगीचा है जिसमें क्रेब सेब होते हैं जो नारंगी और सुनहरे रंग के होते हैं, दिखते हैं। ठीक है, डेरी उनके बगीचे में जाने के लिए बगीचे की दीवार पर चढ़ जाता है, हालांकि गेट खुला था लेकिन लड़का इसका इस्तेमाल नहीं करता है, बस इतना सा। ठीक है, किसके सहारे आता है वो, वॉल के सहारे, दीवार के सहारे। अब ये जो क्वेश्चन आंसर थे ना यार, इनको आप लिखना और फिर इनकी प्रैक्टिस करना, तो उससे आपको याद रहेंगे। ठीक है, जैसा हिंदी में है उससे ठीक अपोजिट इंग्लिश में। हिंदी में क्या है, क्वेश्चन आंसर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करने हैं क्योंकि इनका वेटेज अच्छा खासा है ना। अब देखो, वॉट एक्सप्लेनेशन डज द स्मॉल बॉय ऑफर फॉर कमिंग इन टू द गार्डन, हाउ डज मिस्टर लेम रिएक्टेड टू इट, बताइए देवेश। सर एक बार रिपीट कर दें सर। सामने आपके क्वेश्चन। व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द व्हाट स्मॉल बॉय एक्सप्लेनेशन डज द ऑफर। स्मॉल बॉय ऑफर फॉर कमिंग इन टू द गार्डन। अब जो अपना डेरी है वो गार्डन में आने के बाद क्या वजह बताता है, किस लिए वो आया है, और मिस्टर लेम क्या रिएक्ट करते हैं, ये चीज़ अपने को यहाँ पर बतानी है। द बॉय थॉट नहीं सर दिस वाज, हाँ बताइए। हाँ तो सर इस नहीं, मेरे को सही से पता है इसका, मतलब समझा नहीं पाऊंगा मैं सही से। ठीक है, तो जस्ट कुछ नहीं, यहाँ पे जस्ट वजह ही बतानी है आपको। तो सर मैं रीड कर लूँ क्या एक हाँ बार। हाँ बिल्कुल, आप रीड कर सकते हैं और आपको ऑलरेडी पता है, आपने चैप्टर को तो पढ़ ही रखा है। हाँ सर पढ़ रखा है बट मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, इसको आप बिल्कुल रीड कर सकते हैं और यहाँ पे पढ़ के ही बताना है, ऐसा कोई नहीं है कि आपको बिना पढ़े बताना है। हाँ तो सर इसमें क्या लिखा है कि जो बॉय रहता है उसको क्या लगता है ये खाली जगह है। हाँ। हाँ तो वो यही सोच और इधर पे कोई नहीं है इसलिए वो आ जाता है। ओके। तो इसमें लिखा है मिस्टर लैम्ब अश्योर्स हिम दैट इट इज ऑल राइट। तो मिस्टर लैम्ब उनसे कहता है कि कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ। फिर ही आस्क्ड द बॉय व्हाट ही इज अफ्रेड ऑफ। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम चिंता किस बात का कर रहे हो। हम्म। ठीक है, ही टेल्स द बॉय दैट द हाउस इज एम्प्टी एंड ही इज द गार्ड।
and he is in the garden and is likely to stay there. तो ये कहते हैं कि घर पूरा खाली है और क्या कहते वो हैं मैं बगीचे में, बिल्कुल गार्डन गार्डन में में, ही घर रहता पूरा हूँ। खाली है, वो अकेले हैं। हाँ, और मैं गार्डन में ही रहता हूँ। हम्म। ठीक है, सच अ ब्यूटीफुल डे शुड नॉट बी वेस्टेड इंडोर्स अकॉर्डिंग टू हिम। तो इतने अच्छे दिन घर के अंदर रह के नहीं बीतने चाहिए, बढ़िया बाहर रह के उसको एंजॉय करना चाहिए। ओके, ये वेरी गुड, सिंपली बिल्कुल लिखा है सही इसमें। बताया आपने। क्या एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया जाता है? सबसे पहले तो बच्चा है जो कहता है कि यार मुझे लगा कि ये जगह एकदम खाली है, उसको नहीं पता था कि यहाँ पर कोई है। तो फिर मिस्टर लेम उसे एकदम आश्वासन देते हैं कि भाई साहब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। फिर यहाँ पे आता है ही आस्क्ड द बॉय व्हाट ही इज अफ्रेड ऑफ, किस लिए यार वो डरा हुआ, किस लिए डरा हुआ। ही टेल्स द बॉय दैट द हाउस इज एम्प्टी एज ही इज इन द गार्डन एंड इज लाइकली टू स्टे देयर। अब यार वो बताते हैं कि जो घर है वो पूरा का पूरा खाली है क्योंकि वो खुद गार्डन में है और वो अकेले रहते थे। ठीक है, इज लाइकली टू स्टे देयर, और वो गार्डन में रहना पसंद करते थे। सच ए ब्यूटीफुल डे शुड नॉट बी वेस्टेड इंडोर्स अकॉर्डिंग टू हिम। अब जो यार अपने मिस्टर लेम है उनके अनुसार उनका कहने का मतलब ये है कि इतना सुंदर सा दिन है यार, इसको घर में रहकर अपने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक, बस ये है यहाँ का मामला। अब देखो यार, ये 17 क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। हाउ डिड मीटिंग विथ मिस्टर लेम बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन डेरीज लाइफ। देखो यार, डेरी जो है एकदम शर्मीला सा बच्चा है ना, जिद्दी सा बच्चा है और किसी से भी घुलना मिलना पसंद नहीं करता है। लेकिन जब वो मिस्टर लेम से मिलता है तो किस तरीके से वो उसकी लाइफ में छे जाता है। तो यहाँ पर देखो यूज़ किया गया है डेयर इज विथड्रॉन एंड डिफाइंड। विथड्रॉन का मतलब हम समझेंगे कि यार बिल्कुल अलग रहने वाला, जो किसी से ज़्यादा बातचीत ना करता हो, घुलना मिलना पसंद ना करता हो। डिफाइंड, डिफाइंड यानी कि जिद्दी सा बच्चा है, उग्र है। ठीक है, ही डज नॉट लाइक बीइंग अराउंड, मतलब डटा सा रहता है अपनी बात पे, जिद्दी रहता, जिद करता है ज़्यादा। ही डज नॉट लाइक बीइंग अराउंड पीपल, वो नहीं चाहता है कि लोग उसके आसपास रहें या फिर वो लोगों के बीच जाए, अकेलापन उसको अच्छा लगता है। ही थिंक्स हिज फेस इज द मोस्ट टेरिबल थिंग इन द वर्ल्ड, दिस क्रिएटेड ए कॉम्प्लेक्स इन हिज माइंड। अब यार उसका फेस जैसे कि आपको पता ही है कि जला हुआ था, उसको लगता है कि यही उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। ओके, या फिर उसका जो फेस है टेरिबल यानी कि खूब ज़्यादा डरावना सा है, भयानक सा है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा, और ये उसने अपने माइंड में एक बुरी सी चीज़ फीड कर रखी थी। मीटिंग विद मिस्टर लेम ब्रिंग्स ए टर्निंग पॉइंट इन डेरिस लाइफ। टर्निंग पॉइंट ये तो आप ऊपर से ही देख सकते हैं, सेम एज इट इज लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। ही गिव्स हिम कॉन्फिडेंस एंड परसुएट्स हिम टू डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एंड स्टॉप हेटिंग पीपल। अब यार वो उसकी हेल्प करते हैं, जिसमें उसके अंदर पहले तो कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं, कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है, और साथ ही साथ उन्हें मोटिवेट करते हैं कि आप अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखो, एटीट्यूड रखो इस दुनिया में, और किसी भी लोगों को आप हेट मत दो। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। चलिए, और वो मान भी आता है कि हाँ भाई साहब ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे करनी है। अभी तक मैं बिल्कुल नेगेटिव थिंक रखता था, नेगेटिव सा बच्चा था, लेकिन अब ऐसा नहीं करना। अब यार नेगेटिव सी सोच रखने के पीछे भी उसका एक रीज़न था कि उसका चेहरा जला हुआ था। आप खुद इमेजिन करो कि कैसा उसके साथ बर्ताव किया जा रहा होगा आसपास के लोगों के साथ, आसपास के लोगों के द्वारा। एक बार तो कि नहीं, लेडीज ने यह भी कह दिया था कि यार इस लड़के को इसकी माँ के अलावा और कोई क्या ही प्यार करेगा। ठीक है, तो उस बच्चे के दिल पर क्या बीती होगी वो चीज़ आप समझ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यार, कंपेयर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिस्टर लेम एंड डेरी। इन दोनों की हमें जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं या फिर कहें जो इनका चरित्र है उसके बारे में अपने को यहाँ पे जानकारी देनी, तो आप समझ सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स है। दोनों के दोनों डिसेबल हैं, डिसेबिलिटीज़ हैं। ओके, अब जो अपन मिस्टर लेम की बात करें तो उनकी टांग टूटी हुई थी। इसके अलावा जो अपना डेरी है उसका फेस बर्न था, इसकी वजह से उसका जो फेस है लुक लाइक वेरी अगली एंड फ्राइटफुल। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। ओके, सो ये ज़्यादा टफ नहीं है। हम आ जाते हैं, बस इतने यहाँ पर क्वेश्चन हैं। इसको आप एक काम करना, इतना बड़ा आंसर है ये, तो बिल्कुल आपको लिखना होगा, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, बिकॉज यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना इनकी ज़रूरी है यारों। अब देखो, हमारा ये जो चैप्टर बचा हुआ था, जिसको हमने कहा था अभी होल्ड करते हैं, बाद में आएंगे इसके ऊपर, अब इसके ऊपर आ ही जाते हैं। हाँ, तो थर्ड लेवल, कौन कौन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसको पता है इस चैप्टर के बारे में। देखो, चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जस्ट क्वेश्चन आंसर इसके याद करने होंगे। थोड़ी बहुत भी अगर आप इसकी इन्फो दे देते हैं तो अच्छा है। देखो, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है अपने को। ओके, सो देवेश के अलावा और कोई है ऐसा जिसने इस चैप्टर को पढ़ रखा है? देवेश के अलावा समवन, प्रांजल ने पढ़ रखा है, निशु और दिव्या। ठीक है, दिव्या बताएंगे। माइक ऑन कीजिए, और अब आप इस चैप्टर को समराइज कर सकते हैं।
ओके, सो आप माइक ऑन नहीं करना चाहते? निशु राजावत, थर्ड लेवल। देखो यार, बहुत आसान सा चैप्टर है। अगर हम इसके अंदर ज़्यादा समरी के में जाएंगे तो बिल्कुल आपको लगेगा कि यार क्या तो इसकी स्टोरी खत्म सी। लेकिन जैसी भी है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, तो ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हाँ देवेश, आप ही बताओ, अभी तक आपने इंटरेस्ट कर रखा है, बताओ तो थर्ड लेवल। तो सर जो थर्ड लेवल है बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत साइंटिफिक है, मेरे को तो अच्छा लगा था। ओके। तो इसमें क्या है जो, हाँ, तो इसमें जो कैरेक्टर्स रहते हैं वो रहते हैं चार्ली, हाँ लुइसा लुइसा हाँ, जो एंड कि इनकी सैम। वाइफ रहती है। जो चा हाँ, जो चार्ली रहता है वो मेन कैरेक्टर रहता है, लुइसा उनकी वाइफ रहती है चार्ली की, और जो सैम रहता है वो चार्ली के फ्रेंड रहते हैं जो कि एक साइकेट्रिस्ट होता है। ओके, तो जो अपने क्या चार्ली मतलब होता है रहता है साइकेट्रिस्ट वो का? क्या, साइकेट्रिस्ट मान, सर जो हाँ मेंटल है वो, क्या कहता है, माइंड, हाँ हाँ, क्या कहेंगे समझ गया, सर, सभी बच्चे समझ चुके हैं, थेरेपिस्ट रहते हैं मनोचिकित्सक। सर। मनोवैज्ञानिक। हाँ हाँ, हाँ, मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक। या फिर मनोचिकित्सक अपन उन्हें कह सकते हैं। हाँ, मनोचिकित्सक, सॉरी। ओके। हाँ तो सर चार्ली क्या रहता है कि जैसे अपने वर्क से डेली आते, तो क्या कहते हैं हाँ, ये, अपने ऑफिस से घर जा वैसे रहे सोच थे। क्या बस से आते थे, तो इन्होंने, हाँ, तो इन्होंने क्या सोचा कि आज जल्दी जाना होता है घर से, तो ये क्या है, ट्रेन मेट्रो के लिए चले जाते हैं। हम्म। तो उसके लिए ये अपने सेंट्रल जो इनका वो रहता है, सर क्या कहते हैं उसको, ग्रैंड सेंट्रल सेंट्रल स्टेशन। सेंट्रल ग्रैंड सेंट्रल हाँ, स्टेशन। सेंट्रल स्टेशन। हाँ। हाँ, तो उधर पे क्या है, दो फ्लोर रहता है। हम्म। तो ये फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर से सोचते सेकंड फ्लोर के लिए, जो ट्रेन चलता है वो पूरे सिटी में चलता है, उधर के लिए जाते हैं। तो ठीक है। ये सेंटर सेकंड स्टेज पे जाते हैं स्टेशन के, तो उधर से थोड़ा आगे जाता है और खो जाता है। तो अब ये उधर पे जाता है, तो ये सोचता है कि चलो मैं ज्यादातर ज्यादातर खो जाता हूँ तो कहीं ना कहीं से निकल जाता हूँ। हम्म। तो ये एक सेकंड स्टेज से ही थोड़ा आगे जाके एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं, एकदम डिफरेंट ही वर्ल्ड में आ जाता है। तो उधर पे हाँ, वो तो मतलब देखते हैं कि वो गायब हो मतलब, जाते हैं और अपने आप को पाते हैं थर्ड लेवल पर। हाँ, थर्ड लेवल पर, लेकिन वो शुरू में पहचान नहीं पाते कि मैं थर्ड लेवल पे हूँ, तो वो क्योंकि उनके सराउंडिंग्स थोड़े उनको चेंज लगते हैं, हाँ अटपटे से लगते हैं, क्योंकि जो लोग बाग रहते हैं उनके जो हाँ, फैशन क्लॉथिंग। डिजाइन रहता है, फैशन स्टाइल रहता है, वो बहुत पुराना रहता है। हाँ, क्लॉथिंग हाँ, बहुत डिफरेंट रहती है। हाँ, 90s का रहता है, 19s का रहता है। ठीक है। तो हाँ, तो और जो क्या कहते हैं, और जो विंडोज वगैरह आसपास की रहती हैं वो बहुत टाइनी छोटी छोटी रहती है, और जो उनका टिकट सेंट कॉर्नर रहता है वो भी बहुत डिफरेंट रहता है जो नॉर्मली रहता है उस टाइम पर। हम्म। तो उनको क्या, एक न्यूज़पेपर दिखता है जिसका नाम होता है द वर्ल्ड। द वर्ल्ड, तो ठीक है। वो एकदम, हाँ, तो जो द वर्ल्ड जो न्यूज़पेपर रहता है वो क्या है, बहुत जैसे ही वो देखते हैं तो उसको रिकॉल करते हैं, तो बहुत पुराना न्यूज़पेपर था जो कि बंद हो चुकी है न्यूज़पेपर कंपनी। हम्म। तो फिर ये क्या है, उस न्यूज़पेपर पे डेट नहीं दिखता है इनको, तो ये थोड़ा आगे जाके दोबारा चेक करते हैं, तो उस न्यूज़पेपर का जो डेट रहता है वो रहता है जून 11 हाँ, 1894। 1894। ओके। हाँ, तो जून पहले इसलिए आता है क्योंकि अमेरिका में जून पहले मंथ बोलता है। ठीक ठीक। ठीक है, तो हाँ, तो उसके बाद ये क्या करते हैं कि ये इनको फिर समझ आ जाता है कि मैं टाइम में बैक आ गया हूँ, और ये उससे आश्चर्यचकित नहीं होते हैं, और ये उसको कहते हैं ये तो बहुत बढ़िया चीज हुआ है। तो और इस टाइम पे क्या कहता है, वर्ल्ड भी बहुत पीस में रहता था उस टाइम पे, हम्म। क्योंकि वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था, फर्स्ट और सेकंड तो आ ही नहीं थे, बहुत दूर थे, अभी लगभग 20 साल 15 साल दूर था फर्स्ट ही वर्ल्ड वॉर। ओके। तो हाँ, तो उसके बाद ये सोचता है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं टिकट लेता हूँ, एक जगह रहता है जिसका नाम रहता है गेल्सबर्ग इलियस, सर ऐसी कुछ रहता है ना, हम्म। इलिनॉय एलिनॉइस गेल्सबर्ग, ऐसी हाँ कुछ। हाँ, गेल्सबर्ग एलायंस की वो शो के ट्रीटमेंट हाँ, करना चाहते हैं। हाँ, तो जहाँ पे उनके दादाजी रहते थे और उन्होंने उनके साथ बहुत टाइम व्यतीत किया था उधर पर, हम्म। एंजॉय किया था, तो वो सोचते हैं कि मैं उधर का टिकट लेता हूँ अपनी और अपने वाइफ के लिए। हाँ, और उधर पे रुकूंगा, तो अब ये टिकट लेने जाते हैं, फिर ये सोचते हैं यार इधर का तो करेंसी भी पहले का होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले करेंसी एक्सचेंज कराता हूँ। तो ओके। ये जब करेंसी एक्सचेंज करा के लाते हैं टिकट बाय करने के लिए अपने और अपने वाइफ के लिए, तो उधर से वो जो थर्ड स्टेज रहता है वो पूरा गायब ही हो जाता है। तो सोचते हैं ये क्या हुआ, जब मैं पहले देख रहा था तब तो इधर कुछ क्या कहते हैं, तब कुछ था नहीं, अचानक से अब जब देख रहा हूँ तो कुछ नहीं है। हम्म। तो ये घर जाते हैं, अब घर जाते हैं तो ये अपना वही थर्ड स्टेज के लिए वो करते हैं कि पता करते हैं कि क्या है क्या है। तो इनकी वाइफ बहुत उनको देख के परेशान हो जाती हैं, तो इसी के चलते वो क्या कहते हैं, अपने फ्रेंड जो सैम है उनके पास जाते हैं, जो कि साइकेट्रिस्ट है, उनकी वाइफ लेकर जाती है। हम्म।
तो जो उनके वन सैम है, मिनट। सर उनकी कन्वर्सेशन भी मैं बताऊं क्या? नहीं नहीं, कॉन्वर्सेशन की कोई खास ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। बस इतनी आवश्यकता हाँ है तो कि उनने आप ये स्कैम से बता दें कि रिलेटेड जो था वो बता देता हाँ हूँ। हाँ, जो इसका मेन रीज़न था, जो चैप्टर में हाँ बताते हैं कि तो क्या ये प्रॉब्लम है। सैम क्या कहते हैं कि आप बहुत चार्ली जो आप हो ना बहुत परेशान हो चुके हो लाइफ को इतना लेकर, टेंशन वेंशन जो आपको रहता है अपना वर्क से लेकर उसके पीछे। तो चार्ली यार जैसे काफ़ी आप ज़्यादा, स्कैम हाँ कलेक्ट, हाँ, वो कहते हैं कि चार्ली आप हाँ काफ़ी अब, ज़्यादा अनहैप्पी हो, बिकॉज वर्ल्ड ये वॉर चल रहा है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा फियर, एक फीलिंग ऑफ फियर चल रही है और इनसिक्योरिटी चल हाँ रही है। सर। तो इस वजह से, हाँ 2 मिनट, इस वजह से आप हो सकता है अनहैप्पी हो। जब ये बात हमारे मनोचिकित्सक कहते हैं, तो जो इनकी वाइफ रहती है लुइसा, वो भी थोड़ी प्रॉब्लम में आ जाती है कि कहीं मैं तो इनकी हाँ वजह ना यूं कि यार जिसकी वजह से अनहैप्पी रह रहे हैं, तो वो भी थोड़ी प्रॉब्लम में आ जाती है। हाँ फिर वो बताते हैं कि यार, तो सैम, हाँ आप आगे कंटिन्यू कीजिए। हाँ तो सर सैम उनको कह देता है कि नहीं ऐसा नहीं, ये क्या कहता है जो वही रहता है जो उनका वर्क वर्क रहता है उसको लेकर बहुत टेंशन में रहता है और कुछ नहीं है। जैसे वो स्टैम्प कलेक्ट करता है तो उसका रिलेट करके तो वो अपने उसी स्टैम्प से एक अपना डिफरेंट वर्ल्ड क्रिएट कर लेता है। तो इस चीज पे उनके फ्रेंड्स और भी रहते हैं, वो भी एग्री करते हैं हाँ कि भाई जब तुम स्टैम्प कलेक्ट करते हो और उन पे ध्यान देते हो तो तुम एक अपनी अलग ही दुनिया में खो जाते हो। हाँ तो ऐसा हो सकता है। तो ये इस पे चार्ली तो कहता है कि स्टाम्प सर कलेक्ट नहीं, करना, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है। स्टाम्प कलेक्ट करना इनकी हॉबी थी, है ना? जो कि हाँ इनका इनके हॉबी था एक। इनके ग्रैंडफादर की भी, जिनके जो दादाजी थे उनकी हॉबी हाँ थी। यही जी। यही आता है इसके बीच। तो वो कहता है कि मेरे ऐसे तो मेरे ग्रैंडफादर की भी थी, उनकी ऐसी नहीं, उनका ऐसा क्यों नहीं है। हाँ। हाँ तो उनका भी होना चाहिए। तो सर ये इधर पे साइकेट्रिस्ट का बात क्लियर होता है। तो ये अपने अपने जब घर जाता है तो सैम क्या है इस चीज को ध्यान देना बंद कर देता है। लेकिन एक टाइम बाद इनको क्या है एक लेटर मिलता है हाँ, जब वो जो अपने फर्स्ट डे पुराने कवर स्टाम्प्स का। हाँ खोल रहे होते हैं, तब उन्हें एक स्टाम्प हाँ मिलता है। तो फर्स्ट डे कवर, हाँ। तो फर्स्ट डे कवर क्या होता है उसमें क्या होता है जैसे कोई नई स्टैंप होती है हम्म। तो वो जब भी रिलीज होती है तो उसमें क्या है लोग बाग क्या करते हैं अपने ही वो एड्रेस लिख के उस स्टैम्प को करके पोस्ट कर देते हैं जिससे उनको पता लगे कि ये स्टैम्प आज की डेट पर रिलीज हुई है या फिर आई है ऐसा। ओके। हाँ तो ये जब उस लेटर को देखते हैं तो उन उनमें उसमें उनका गेल्सबर्ग एलियनस उनके ग्रैंडफादर का एड्रेस लिखा था। तो वो उसको देख के शॉक हो जाते हैं और उसमें जो डेट थी वो थी 18th ऑफ जुलाई 1894। ओके। हाँ तो वो समझ जाते हैं कि सैम ने भेजा है। तो वो सैम ने भेजा ये कैसे समझते हैं कि उसमें लिखा होता है कि सैम लिखते हैं कि क्या कहते हैं चार्ली तुम सही कह रहे थे कि थर्ड स्टेज करके है जगह, मैंने वो चीज देखी है और अब मैं इधर पे गेल्सबर्ग में हूँ और अपनी बिजनेस, लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। हाँ बिजनेस तुम स्टार्ट कर रहा और हूँ। हाँ 800। हाँ तुम हाँ हाँ। $800 उनने एक्सचेंज करवाए थे। हाँ, $800 एक्सचेंज करवाए थे। हाँ हाँ तो बिजनेस के लिए तो लुइसा और तुम अपना वो थर्ड लेवल के लिए ढूंढते रहो और मैं तुम्हारा वेट करूंगा इधर पे, ठीक है। ऐसा उन्होंने लिखा था। तो चार्ली और उनकी वाइफ दोनों इस चीज में लग जाते हैं ढूंढने में। और क्या कहते हैं चार्ली पता करता है कि तब तो वर्ल्ड वॉर वगैरह हुआ नहीं था। तो उस टाइम हाँ उस समय जो साइकेट्रिस्ट है उनका तो जॉब रहेगा नहीं, जॉब की इतना वो नहीं रहेगा। हाँ हाँ। तो उसने पक्का हाँ तो क्या कहते हैं सैम ने पक्का कुछ बिजनेस स्टार्ट किया होगा इसलिए उसने $800 अपने कन्वर्ट करवाए थे। ओके। हाँ एक्सचेंज करवाए थे मनी एक्सचेंज से। ठीक है, पुरानी करेंसी और में। हम्म। हाँ पुरानी करेंसी में एक्सचेंज करवाए थे। ठीक। तो क्योंकि हाँ और ग्रैम कुछ सर वीट और उसका बिजनेस स्टार्ट किया था उससे, हाँ, खेत वेत किया से होगा। रिलेटेड उनका कुछ बिजनेस था। हाँ ओके। कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया होगा। हम्म। यही था सर बस पूरा। हाँ हाँ, और इतनी सी इसकी डिटेल। स्टोरी है, और हम्म। बाकी चीज़ें कुछ खास है नहीं यहाँ पर। बस यही चीज़ें हैं, और यही इसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है। बहुत बढ़िया देवेश। व्हाट डज द थर्ड थैंक्स। लेवल रेफर टू? थर्ड लेवल के बारे में पूछा जा रहा है कि थर्ड लेवल का यहाँ पर क्या मतलब है भैया। तो यहाँ पे आंसर देखेंगे, द थर्ड लेवल रेफर्स टू ए न्यू लेवल। न्यू लेवल की बात की जा रही है, लेवल आप फ्लोर से समझ सकते हो बिल्कुल। न्यू लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, बड़ा सा सेंट्रल स्टेशन है यार ये न्यूयॉर्क में। ओके। एंड escape दैट चार्ली फाउंड इन ऑर्डर टू गेट रिलीफ फ्रॉम द ट्रबल्स एंड माइजरीज ऑफ लाइफ। देखो यार, जिंदगी के कष्ट और जो समस्याएं हैं, है ना, इन सभी से छुटकारा पाने के लिए जो चार्ली थे वो वहां पहुंच चुके थे ना, स्केप कर चुके थे। द थर्ड लेवल डिड नॉट एग्जिस्ट इन द रियलिटी। सर हाँ बोलो। सर मेरे को एक डाउट है सर। बिल्कुल पूछ सकते हो, बाकी इसी से रिलेटेड सर है मेरे ना। को ये पूछना, हाँ सर इसी चैप्टर से रिलेटेड है। हाँ हाँ बोलो। सर मैं पूछा था कि सर वो जो चार्ली थे सर वो स्टैम्प कलेक्शन करते थे तो उससे वो थोड़ी देर के लिए पास्ट में भी चले जाते थे ना सर। हाँ हाँ, जभी तो ये प्रॉब्लम हुई थी, जभी तो ये चीज़ें हुई थी, ठीक है। हम्म वो पता नहीं कहाँ खो हम्म जाते थे। हम्म ओके।
ठीक, तो देखेंगे हम आगे आएंगे कि भैया ये जो भी उनके लाइफ में जो भी कष्ट हैं, इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी से छुटकारा पाने के लिए ये स्केप कर जाते हैं कहाँ पे, द थर्ड लेवल पे, जो कि रियल लाइफ में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। द थर्ड लेवल डिड नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी एंड ओनली चार्ली बिलीव्ड इट टू हैव बीन देयर। बस चार्ली को ही विश्वास था कि भैया ये है। ओके, बस ये चीज़ यहाँ पर बताई गई। यहाँ पे पूछा था एक्चुअली उन्होंने क्वेश्चन में कि थर्ड लेवल के यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, तो थर्ड लेवल भैया कुछ भी नहीं है, एक न्यू लेवल बताया जा रहा है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का। एक्चुअल में है ही नहीं, सिर्फ 2 वहाँ पे लेवल्स हैं। और होता क्या है, जो अपना चार्ली होता है यहाँ का, जो इस चैप्टर का जो मेन पात्र है, ओके, जो चार्ली है वो अपनी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी कष्ट है, उनसे छुटकारा पाने के लिए थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है। अब देखो आगे, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ स्केप फॉर चार्ली। जो थर्ड लेवल था वो माध्यम बना अपने चार्ली के लिए, जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह उनसे स्केप करने के लिए। ठीक है, तो इसको आंसर करेंगे, देवेश बताओ। ठीक है, वही चीजें, हाँ कोई रहने दो, माइक ऑफ ही रखो आप। वही चीजें जो अभी तक अपन ने देखते हुए आए हैं, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, उसके पास भैया सिर्फ वहां पे सिर्फ 2 ही लेवल थे। द थर्ड लेवल डिड नॉट एग्जिस्ट, थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं कर सकता था ही नहीं, मतलब एग्जिस्ट नहीं था, उसका एग्जिस्टेंस था ही नहीं। इट वाज ओनली ए मीडियम ऑफ स्केप फॉर चार्ली, है ना, ये चीज आप यहीं से लिख सकते हो डायरेक्टली, इट वाज ए मीडियम ऑफ स्केप फॉर चार्ली, है ना, ये चीज यहाँ पे बताई गई है। ही सा ए वर्ल्ड ऑफ 1890s, ठीक है, उसने 1890 की दुनिया देखी, एंड ए न्यूज़पेपर पब्लिश्ड ऑन 11 जून 1894। ओके, इसके अलावा ये न्यूज़पेपर देखा जिसका नाम था द वर्ल्ड, जो कि पब्लिश किया गया था 11 जून 1894। ओके, आफ्टर अरेंजिंग ओल्ड करेंसी अरेंज करने के बाद में ही कुड नॉट फाइंड द थर्ड लेवल। जैसे ही उन्होंने ओल्ड करेंसी अरेंज की तो उसके बाद उन्हें थर्ड लेवल मिला ही नहीं। मोर ओवर हिज इसकी जो भी अपने प्रोनाउंसिएशन रहेगी, साइट्रिस्ट जो है वो और उसकी पत्नी आल्सो एक्सप्लेन हिम दैट द थर्ड लेवल डिड नॉट एग्जिस्ट, कि भाई साहब जो अपना यहाँ पर मनोचिकित्सक है और जो उसकी पत्नी है उसको समझाते हैं कि जो थर्ड लेवल है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। बस इतनी सी बात यहाँ पर अपने को बताई गई। पहला क्वेश्चन हो गया थर्ड लेवल क्या चीज़ है। दूसरे में हमने देख लिया, दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि क्या आप मानते हैं, क्या आप जानते हैं, क्या आप सोचते हैं कि भैया जो थर्ड लेवल है ये हमारे चार्ली के लिए एक मीडियम ऑफ स्केप बना। तो हाँ, बिल्कुल मीडियम ऑफ स्केप था, है ना, जिससे क्या हुआ, जो भी वो संसार की जो भी कष्ट हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए वो थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है, जहाँ पे उसको एकदम शांति मिलती है। ना वॉर जैसी चीज़ें थी, ना ही फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी थी, ओके, ना ही किसी चीज़ का डर था, एकदम व्यक्ति आसानी से रह सकता था। डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी। टाइम एंड स्पेस की बात की जा रही है, तो देखो यस देयर इज एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस एट वेरियस पॉइंट्स इन द स्टोरी। कई सारे पॉइंट्स पर फर्स्ट सबसे पहले देखो देखेंगे हम, लिखा है यहाँ पे, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैड ओनली 2 लेवल्स इन द प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम में सिर्फ 2 ही लेवल्स हैं, ओके, वाइल हालांकि चार्ली कम्स अक्रॉस द थर्ड लेवल इन 1890s। कहाँ पे आ जाता है चार्ली, अपना थर्ड लेवल पर आ जाता है 1890s में। ही बिलोंग्स टू द मॉडर्न वर्ल्ड एंड इज ड्रेस्ड अकॉर्डिंगली। अब भाई साहब वो जो अपना चार्ली है वो एकदम मॉडर्न वर्ल्ड, जैसे मॉडर्न में आजकल के समय में किस तरीके के कपड़े पहनते हैं बस वैसे ही पहन रखे थे, लेकिन वो देखता है बट इज ए वर्ल्ड ऑफ 1890s एट द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल पर वो देखता है कि यार यहाँ के जो लोग हैं वो एकदम 1890s के पहनावे में है, वेशभूषा में, ओके। Is people dressed like 1890s, a man pulling a gold watch out of his vest pocket, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है ओपन फ्लेम गैस लाइट्स एंड ए न्यूज़पेपर पब्लिश्ड ऑन 11 जून 1894। इस न्यूज़पेपर का नाम याद रखना है यार आप सभी, क्या नाम है, द वर्ल्ड, ओके। इवन द आर्किटेक्चर ऑफ द थर्ड लेवल वाज ऑफ 1890s, वहाँ का जो आर्किटेक्चर था वो भी 1890s का था। वेन ही ट्राइज टू बाय 2 tickets फॉर गेल्सबर्ग। अब भाई साहब वो गेल्सबर्ग जाने के लिए 2 टिकट खरीदने की कोशिश करता है, प्रैक्टिस करता है, तब क्या होता है, जो विंडो पे जो व्यक्ति रहता है, जो भी टिकट वगैरह देता है, डज नॉट रिकॉग्नाइज हिज करेंसी, उसकी करेंसी को नहीं पहचान पाता है, क्योंकि वो वर्तमान की करेंसी देता है, लेकिन वो समय कौन सा होता है 1890s का, और वो वहाँ पे वर्तमान की करेंसी चलाना चाहता है, तो वो पहचान नहीं पाता है, ठीक है। चार्ली कम्स बैक एंड अरेंजेस मनी टू ट्रेवल गेल्सबर्ग। अब भैया जो हमारा चार्ली है वापस आता है और मनी अरेंज करता है गेल्सबर्ग जाने के लिए, है ना, विद हिज वाइफ लिविंग इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, जो उसकी पत्नी के साथ जाना चाहता है। लेटर चार्ली फाइंड्स ए फर्स्ट डे कवर कंटेनिंग ए लेटर फॉर हिम फ्रॉम हिज मिसिंग फ्रेंड सैम बिलोंगिंग टू प्रेजेंट टाइम, बट सरप्राइजिंगली द लेटर वाज रिटन ऑन 18th जुलाई 1894। चार्ली फाइंड्स दिस लेटर इन द प्रेजेंट टाइम। अब यार उसको फिर एक लेटर मिलता है उसके फ्रेंड के द्वारा, जो कि अभी उसका दोस्त है सैम, ठीक है। सैम फिलहाल के टाइम में उसका दोस्त है वर्तमान समय में, लेकिन जो लेटर पर डेट है वो है 18 जून 1894 की, ठीक है, 1894 की। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। चार्ली फाइंड्स दिस लेटर इन द प्रेजेंट टाइम, फिलहाल के टाइम में इसको ये लेटर मिलता है, और लेटर में क्या चीज़ लिखी हुई है वो आपको पता ही है
है ना। अभी जैसे कि अपने देवेश ने बताया कि भाई साहब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, आप सही कह रहे थे, ये वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, ये बात यहाँ पे बताइए, थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। अब देखो भाई साहब, ये चीज़ें, ये क्वेश्चन आंसर से जिन्हें आप लर्न कर लीजिएगा। और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, हमने कुछ शायद ये भी हैं अपने पास जिनकी अपन प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, इसी को देख लेते हैं अपन, थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पर एक्सट्रैक्ट की भी। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स, देखो ये हमारे पास एक दिया गया है, क्या इसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएम, पोएम भी आ सकता है, इसके अलावा जो अपनी प्रोज है वहां से भी आ सकता है। व्हाट इज सिंथेटिक? सिंथेटिक का मतलब क्या होता है यार? सिंथेटिक का मतलब होता है जो कि ह्यूमन द्वारा बनाई गई हो, ह्यूमन द्वारा बनाई गई हो, है ना। यानी कि दो तरीके की चीजें होती है, एक होती है नेचुरल, एक होती है सिंथेटिक। तो बताना है अपने को कि सिंथेटिक का मतलब क्या है। नेचुरल है क्या? नहीं हो सकता। रियल है क्या? इसको छोड़ो। आर्टिफिशियल पे आओ। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? जो कि ह्यूमन द्वारा बनाई गई है। तो बस आप लिख सकते हो सिंथेटिक, ओरिजिनल, है ना। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट का बी लगा रखा है। देखो हम पता है अभी ऊपर नहीं गए हैं, ऊपर नहीं गए, ऊपर क्या चीजें लिखा हुआ है, ऊपर क्या पैसेज क्या है, उसके ऊपर अपन ने फोकस ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप पैसेज पर ना जाओ, सबसे पहले क्वेश्चंस को देखो। क्वेश्चंस को देखोगे तो बाकी चीजें भी क्लियर होने लगेंगी, ठीक है। बाकी चीजें कैसे क्लियर होगी देखो, अभी पता लगेगा अपने को। अभी तो ये अपना वोकेबुलरी से क्वेश्चन था कि सिंथेटिक क्या होता है, आपको पता होना चाहिए सिंथेटिक क्या है। एक चीज होती है नेचुरल, उसका अपोजिट होता है सिंथेटिक। तो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, जो कि प्रकृति ने हमको प्रदान किए हैं, सिंथेटिक जो कि ह्यूमंस ने बनाए हैं, ठीक है। तो सिंथेटिक अपने को बताना है सिंथेटिक क्या है, तो सिंथेटिक यहाँ पे आर्टिफिशियल से रिलेट कर पाएगा, ओके। इसके अलावा देखो व्हाट डज द वर्ड इज सम मीनिंग। अब इसका क्या मतलब होता है, अब देखेंगे हम। अगर आपकी वोकेबुलरी अच्छी नहीं है तो भी आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप देखोगे पहले। एनोइंग का मतलब क्या होता है यार? एनोइंग का मतलब होता है किसी को चिढ़ाना, ठीक है, किसी को परेशान करना। बोथर का मतलब भी यही होता है, किसी को परेशान करना, ठीक है। और यहाँ पे भी वही चीज आ गई, दोनों में आ गई है। यहाँ पे डीजिंग लिखा है तो हो सकता है यार दो ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं अपने को, ये भी वैसे ही हो, तो आप डायरेक्टली इसका ऑल ऑफ दिस कर दो, है ना। ऑल ऑफ दिस कर दो। एक शब्द का मतलब भी यही होता है खिजना, खिजना, है ना, खिजना, परेशान होना, ये चीजें यहाँ पर दिख रही है। फिर देखो हु डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, हु डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, ये अब क्वेश्चन यहाँ पर आया है। तो अब अपन जाएंगे ऊपर, इंडिया है कि फ्रांस है कि जर्मनी है कि नेपाल है, अपने को ये चीज नहीं पता है। अब आपको एक क्वेश्चन मिला, ठीक है, इसको आप अपने माइंड में रखिए कि एक तो क्वेश्चन आ चुका सिंथेटिक इंडिगो से रिलेटेड कि भैया किसने डेवलप किया था। फिर देखो गांधी जी वांटेड टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ शेयर क्रॉपर, चाहते थे क्या? अरे हाँ यार, अपने पाठ पढ़ा था, बिल्कुल चाहते तो थे, उसको अपन ट्रू कर देंगे। इसको भी अपन ने पढ़ा था, कौन से देश ने ये अपना सिंथेटिक इंडिगो डेवलप किया था, लेकिन अभी अपने को उसके ऊपर फोकस नहीं करना है। हम ऊपर जाएंगे और फिर फाइंड आउट करेंगे आंसर, है ना। ये ट्रू फॉल्स है इसलिए मैंने बता दिया। हु अराइव्ड इन चंपारण एट दैट पॉइंट, कौन अराइव हुआ, मतलब कौन पहुंच गए थे चंपारण उस समय? तो गांधी जी पहुंचे थे। तो इसका भी आप डायरेक्टली बता दोगे। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है, मान लीजिए इसको आपने नहीं पढ़ा है, तो आप ऊपर जाना डायरेक्टली, है ना। ऐसा मत क्या करो कि इतना लमसम आप पैराग्राफ पढ़ो, उसके बाद में एक एक क्वेश्चन का आंसर करो। ऐसे अप्रोच में क्या करते हैं हम, पता है क्या होता है? हम इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं, एक बार में समझ में नहीं आता, दूसरी बार फिर थोड़ा सा ट्राई करते हैं, फिर आते हैं अपन क्वेश्चन आंसर्स पर। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर वापस ऊपर जाएंगे कि यार कहाँ इसका कुछ आंसर है, क्योंकि चीजें क्लियर होती नहीं अपने को इतने अच्छे से, ठीक। तो ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए, पहले सिर्फ आप क्वेश्चंस को पढ़ें, सिर्फ क्वेश्चंस को, और फिर उसके बाद में आप यहाँ पर आए। तो जैसे ही आप यहाँ पर आओगे, आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ यार ये ऐसी चीज मैंने कहीं पढ़ रखी, आप तुरंत जाना कि यार नीचे कौन सा क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, हाँ भाई थर्ड वाला था, तो फिर वहां पे आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो पढ़ते हैं अपन। यहाँ पे पूछा जा रहा है सिंथेटिक इंडिगो कि किसने डेवलप किया था, तो सीधे हम ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, बस इसके ऊपर नजर मारेंगे। लैंड लॉस लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक, अरे पहली लाइन में आ गया, जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, बस यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, जर्मनी, सी, ठीक। ये चीजें तो अप्रोच ये रखो कि जब भी आपको पैसेज करने को मिले, एक्सट्रैक्ट करने को मिले, तो आप क्या करोगे, वहां पे पहले क्वेश्चंस को देखोगे और उसके बाद आप अपने इस पैसेज पर जाओगे। पैसेज में भी आपको यही करना है, मैं फिर बता रहा हूँ। पैसेज को भी आप ऐसे ही टैकल करोगे, पहले सिर्फ क्वेश्चंस को देखना है, देन आपको ऊपर जाना है ना। ये अपना फ्लेमिंगो प्रेस से इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, आपको ये पीडीएफ में मिल जाते हैं, तो आप इनकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। अब देखो यार, ऐसा होता है कि हमको इसका आंसर मिल गया, देखो कहाँ है अपना, इसका आंसर मिल गया, गांधी जी वाले का भी मिल गया, इसका भी मिल गया, लेकिन दो क्वेश्चन यहाँ पर कैसे हैं, वोकेबुलरी से रिलेटेड है, ग्रामर से रिलेटेड है। तो आपको क्या करना है, बाकी चीजें भले आप एक बार पढ़ लें, लेकिन ये जो वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं इनको आप याद करके जाना। जितने भी आपके पास पैसेज है ना,
ये तो एक्सट्रैक्ट